and welcome to Zor Ka Jod PSL 9 special, and the PSL 9 has started moving forward. 6 की 6 टीम्स अपना जलवा दिखा चुकी हैं, एक्शन में आ चुकी हैं। कौन सी टीम कैसा खेल रही है, किस टीम का क्या कॉम्बिनेशन बन गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही कॉम्बिनेशन। खैर अभी एक एक मैच में तो नहीं पता चलेगा, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आएंगे, जो लेटर इन द लीग जो है वो ज्वाइन इन करेंगे, तो कॉम्बिनेशंस बदलते रहेंगे। मगर हमने 6 की 6 टीम्स को खेलते हुए देख लिया, यानी ऑल 6 टीम्स हैव बीन इन एक्शन। हमने मुल्तान के वेन्यू पे भी देखा, लाहौर के वेन्यू पे भी देखा, आज फिर एक और मुकाबला होना है। मगर कल जो 2 मुकाबले हुए उसके हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो पूरी रोटेट करेगी, और कौन सी टीम इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान, और हमारे साथ हैं स्पार्क्स स्मार्टफोन्स शाइन विद स्पार्क्स। तो बात करेंगे स्पार्क्स की भी साथ साथ, और कल जो मैचेस खेले गए हैं उन पर क्या खामी रही है, क्या कोताही रही है और कहां पर बेहतरी मौजूद है। क्या पाकिस्तान के वो नौजवान खिलाड़ी जिन पर नज़रें हैं पूरी कौम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर्स की, क्या वो तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, और गैर मुल्की खिलाड़ी क्या वाक़तन जो अहलियत रखते हैं उसके मुताबिक खेल पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, यानी कौन खुल के खेल रहा है और कौन डर के खेल रहा है, ये भी यहाँ पे डिस्कशन होगी। सो यस, हमारी जोर का जोड़ की फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वंस अगेन टू हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे साथ होने के लिए। तालियां मुशी भाई के लिए, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मुशी में। अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ब्लैक सूट। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मैं यकीन करें जब आया हूँ और आपने मुझे कम्प्लीमेंट्स दिए तो फिर मैंने आपसे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक मैंने आपको चेक किया और मुझे लगा कि कोई यूरोप का जितने भी ब्रांड है ना वो ख़त्म है। अब मैं पूरा अनाउंस करता हूँ नेशनल टीवी के ऊपर कि अगर किसी ने रोल मॉडल और अपना मॉडल बनाना है अपने कपड़ों की प्रमोशन के लिए तो हाफिज़ इमरान साहब, क्योंकि ये आप देखें कि जो इनका पैंटों का स्टाइल है ना वो पूरी इनकी पिंडलियां नज़र आ रही हैं, जो कि मेरे ख्याल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी है पिंडलियों को। तो आई थिंक हाफिज़ साहब आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप भी स्मार्ट लग रहे हैं। आपके लिए फिर तालियां। नहीं, नो डाउट अबाउट इट, ब्यूटीफुल कलर दैट ही इज कैरिंग। बट ये कि मुशी भाई जैसा आपने स्कैन किया है ना, मतलब कभी किसी लड़की ने भी ऐसा स्कैन नहीं किया होगा हाफिज। बट आप सबको भी खुशामदीद, हमारे साथी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आई होप आप लोग भी एंथुजियास्टिक होंगे और एनर्जेटिक होंगे पीएसएल को लेकर। कौन कौन रेगुलरिटी में पीएसएल को फॉलो करता है आप बताओगे? आपके पास माइक है? जल्दी से माइक उधर देते हैं जी। रेगुलर पीएसएल को वालेकुम अस्सलाम जी, रेगुलर पीएसएल को फॉलो करते हैं जी। सो कौन सी आपकी पसंदीदा टीम इन 6 की 6? कराची किंग्स। कराची किंग्स? कोई ऐसा कोई अच्छा काम तो नहीं कर रही कराची किंग्स? क्यों है आपकी? बस मेरी फेवरेट है। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है वैसे, वैसे जो बंदा किसी टीम को पसंद करता है तो उसके फेलियर और सक्सेस को, कामयाबी को खुद हैंडल करते हैं। ये फैंस की इनको क्रेडिट देना चाहिए। मुशी भाई हमने भी बहुत साल तक किया कराची का होके कराची, मगर ऐसा लगता है कि जो कराची धाड़ेगा होता है उसमें लगता है कि डी साइलेंट है। तो यस, ऐसा ही हो रहा है मुसलसल। बट यस, क्योंकि कल जो है हमने मुकाबला देखा, एक तरफ मुल्तान में जब मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने हुए, सो पहले जो दोपहर का मैच था उसमें मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का और पेशावर ज़ल्मी का। सबसे पहले जो पहला मैच खेला गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, उसकी ज़रा मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ एंड क्या क्या फ्लॉस थे, क्यों पेशावर ज़ल्मी जीत नहीं हासिल कर सका? जैसन रॉय ने 75 रन बनाए और 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सऊद शकील यहाँ पर पहली मरतबा ओपन करते हुए दिखाई दिए और उनके 47 गेंदों पर 74 रन थे। सलमान इरशाद ने 38 रन देकर 4 ओवर्स में इन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और जीशान जो हैं इन्होंने भी 38 रन दिए 4 ओवर्स में और 1 विकेट इनके नाम रही। 206 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी की हिम्मत जवाब दे गई 190 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान 42 गेंदों पर 68 रन स्कोर करने में कामयाब तो हुए, लेकिन टीम उनकी कामयाब ना हो पाई। साइम अयूब ने 26 गेंदों पर 42 रन की, और ये वो दोनों की पार्टनरशिप थी जब लगा कि
कोयटा के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आउट हुए साइम अयूब रन आउट, तो उसके बाद फिर डगमगाई टीम और वापस नहीं आ सकी। इब्रार अहमद 4 ओवर्स में 29 रन, जैसा कि कल कह भी रहे थे मुश्ताक साहब के जो स्पिनर्स हैं उनका किरदार बहुत अहम होगा। तो 4 ओवर्स में 29 रन दिए उन्होंने और 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के तजर्बाकार बॉलर, दुनिया भर में लीग क्रिकेट में आपको नजर आते हैं, 4 ओवर्स में इन्होंने भी 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और मैच का इख्तिताम 16 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फतह के साथ हुआ। और पहला मैच अभी तक पीएसएल का वो हो गया जिसमें 200 पीएसएल 9 का वो पहला मैच हो गया जिसमें 200 प्लस का जो है वो टारगेट सेट करने में कामयाब हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। बड़ी वेल सॉर्टेड टीम लगी कल, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी, हर बैटर आपको चिप इन करता हुआ दिखा और इसी वजह से आपको 200 प्लस का टारगेट दिखा। आई थिंक इस दफ़ा कोटा ग्लेडिएटर की टीम बहुत सॉलिड टीम नज़र आ रही है, क्योंकि एक्चुअली दे टिक ऑल द बॉक्सेस। स्पिनर्स 2 उनके मिडिल में बहुत अच्छे हैं। अबरार को जैसे उन्होंने किया, आमिर का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। यू नो लाइक ऑब्वियसली उसको एक प्रूव भी करना है, अपना पॉइंट भी प्रूव करना है कि यू नो लाइक आई लेफ्ट कराची एंड मे बी यू नो उसने उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बड़े हम्बली अपने कराची को प्रेज़ किया, उनके ऑनर्स को प्रेज़ किया, बट अंदर से एक फीलिंग आती है बंदे की जब बंदा सुनवाएंगे भी अभी थोड़ी देर में वो जी। और कराची को छोड़ के जब बंदा दूसरी किसी टीम में जाता है ना, तो एक नेचुरल इंसान की फितरत है कि वो कोशिश करता है कि ही हैज़ टू प्रूव द पॉइंट कि लुक यू लेट मी गो एंड लुक एट माई परफॉर्मेंस नाउ, सो यू मेड ए मिस्टेक। ये एक परफॉर्मेंस दे के बंदा अपना जवाब देना होता है। तो आई थिंक उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी लगी है कल मुझे। और कोयटा ग्लेडिएटर के जो बैट्समैन है जेसन रॉय, और यू नो जो उन्होंने जो चांस लिया उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ओपनर क्या नाम है उसका, साउथ शकील जो खेले हैं दोनों, तो आई थिंक इट्स बहुत ज़बरदस्त उनका कॉम्बिनेशन बना है। मुझे भाई मे बी दिस वुड बी माई बायस बट साउथ शकील एक पॉइंट पे जेसन रॉय से बेहतर लग रहे थे। लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। उस पे ना प्रेशर ऑफ हो गया था। उसको जेसन रॉय को पता चल गया था कि यू नो लाइक आई कैन बैंक ऑन दिस गाय, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर वो साउथ शकील थोड़ा सा उधर स्लो खेलता तो उस पर प्रेशर उसके जेसन। तो आई थिंक कोटा ग्लेडिएटर को पूरा, मैं जितनी भी टीमों का फॉर्मेट देखा ना, कॉम्बिनेशन देखा है, ये दे आर वेरी सॉलिड। उनकी फास्ट बॉलिंग भी, उनकी स्पिनर भी, उनके बैट्समैन भी, आई थिंक दे आर सिटिंग ऑन वेरी वेरी गुड पोजीशन। ऑल दो कल पेशावर ज़ल्मी बड़ा क्लोज चले गए थे, बट ये क्रंच मैचेस पता कौन सी टीमें जीती हैं, जिनके मिडिल ओवर में स्पिनर आके डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा कि क्रूशल मैचों में आके जो 4 ओवर में 29 रन दिए ना ब्रार ने, दैट इज अ डिफरेंस। मैं आई एम टेलिंग यू दिस, अदरवाइज वो जो 15-16 रन का डिफरेंस पड़ता है ना, ये इस स्पेल के अंदर से आप निकालते हो फिर वो। बिल्कुल, हाफिज स्ट्रोक मेकर्स भी हैं और पिंच हिटर्स भी हैं, तो स्पिनर्स भी हैं, तो फास्ट बॉलर्स भी हैं, कंप्लीट टीम लगती है। बड़ी मुकम्मल सी टीम नज़र आती है जैसे। लेकिन आपने कहा कि आमिर ने जो कहा है वो सुनवाएंगे भी, मुश्ताक साहब ने बात भी की है। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल से जितने लोग पीएसएल से कनेक्टेड हैं उन सबको ये अंदाज़ा था कि नदीम उमर साहब बहुत अरसे से मोहम्मद आमिर, बिकॉज मोहम्मद आमिर की जब वापसी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट में, उस वक्त नदीम उमर की उमर एसोसिएट से मोहम्मद आमिर ने वापसी की थी। मे बी दैट बॉन्ड वॉज देयर और मे बी दिस वॉज द राइट टाइम PSL 9 दैट आमिर शिफ्टेड हियर। बट एक चीज़ शायद मुझे भाई बहुत सारे लोगों को ये हार्श लगे कमेंट, बट हमने शाहीन को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने हारिस रऊफ़ को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने नसीम शाह को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने मोहम्मद वसीम को बॉलिंग करते हुए देख लिया, मोहम्मद हसनैन को बॉलिंग करते हुए देख लिया। मोहम्मद आमिर अभी भी इनसे बेहतर लग रहे थे। वेरी स्मार्ट, शुरू से, अभी नहीं, अब तो उसकी पेस भी थोड़ी डाउन हुई है। जब पूरी अपनी पीक पे था ना, क्रिकेट अवेयरनेस का जो होता है ना, नेचुरल होता है इंसान के ऊपर। आमिर को शुरू से क्रिकेट का बहुत पता था, अपनी बॉलिंग का बहुत पता था, गेम अवेयरनेस उसको बहुत है। और जिस प्लेयर के अंदर, जैसे वसीम भाई थे ना, वसीम भाई को उस वक्त गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी, उनको पता चल जाता था कहाँ जोर लगाना है, किस बैट्समैन पे बाउंसर मारना है, किस बैट्समैन को डराना है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पिच को रीड कैसे करना है, यहाँ पे उस वक्त मुझे याद है कि इन्होंने स्लो बॉल सीख लिया था, वसीम भाई ने कटर मारना शुरू कर दिए थे। और मैं उनसे एक दफ़ा पूछा भी था, मैंने कहा क्यों मारते हैं? कहते एक तो वेरिएशन के लिए और दूसरा डिसीव करना बैट्समैन को कि ये स्लो बॉल भी करता है। तो आई थिंक ये आमिर के अंदर यही क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए वो इस वक्त पूरी दुनिया में जाके टॉप में लीग में खेलता है। उसका जाहिर है स्विंग करता है। अब कमिंग बैक टू दैट दुबई वाली जो लीग हुई है, उसमें जब शहीन और ये दोनों इकट्ठे खेले ना, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई है। आई एम गिविंग हिम लिटिल बिट क्रेडिट एक्चुअली। जब से ये शहीन और ये इकट्ठे खेल के आए हैं, शहीन की पेस 140 पे पहुंच गई है।
बिल्कुल। पता नहीं आमिर ने क्या बात की होगी, मैंने एक 2-3 क्लिप्स देखे हैं। He has had many conversations with him. He has, I mean, और शहीन को भी क्रेडिट देना चाहिए। शहीन ने कहा आई लर्न अ लॉट फ्रॉम आमिर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ी एक अच्छी, एक हम्बल आदमी की निशानी है कि कोई भी बंदा किसी से अपने सीनियर से सीख सकता है। आमिर ने उससे 2-3 बातें की होंगी। आई थिंक उसका रिजल्ट देख लें कि शहीन की पेस जो इस मैच में लाहौर कलंदर की तरफ से हुई थी वो 140 तो तकरीबन एवरेज थी, हाँ। मगर 142-43 पे भी गया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आमिर ने वहां भी पार्टिसिपेट किया है। सो योर जो आपने कहा कि जी इट्स हार्श रियलिटी बट इट इज रियलिटी कि आमिर इज स्टिल डूइंग ए गुड। बिल्कुल। और मतलब जो आप कह रहे हैं ILT-T20 के हवाले से, वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया शाहीन शाह अफरीदी में जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर से रिक्वेस्ट की है वापसी की कि एटलीस्ट वर्ल्ड T20 के लिए आप पाकिस्तान को फिर से दस्तयाब हो जाएं एंड लीव ऑन अ हाई नोट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन अगर वो आए और पाकिस्तान को खेलें, क्यों ना खेलें। और आई एम श्योर यू नो आमिर भी अपना अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाह रहा होगा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूं और जितने भी मेरे फैंस हैं जो पाकिस्तान में लोग मुझे पसंद करते हैं, आई शुड डू समथिंग फॉर माई कंट्री। एंड आई थिंक अगर ये शहीन ने की है, उसको ऑफर की है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैनेजमेंट को देखने के लिए ना कि यहाँ पे हमारे पास फास्ट बॉल बैटरीज बहुत आ गई हैं। बिल्कुल। अब इसको डिफाइन करना है, इनकी कैटेगरीज बनानी है कि किसको टेस्ट मैच में खिलाना है, कौन 50 ओवर्स का है और कौन 20-20 का है। जब हम हाइप क्रिएट कर लेते हैं ना आमिर की, हम फिर सोचने लग जाते हैं कि तीनों फॉर्मेट में खिला दो। नहीं, अगर कोई बॉलर जैसा जीशान कल खेला है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ही कैन बी ए वेरी गुड टेस्ट बॉलर बिकॉज उसकी लाइन लेंथ, उसके कद और उसका एक्शन ये बता रहा है कि उसको मुश्किल होगी आगे से यॉर्कर मारने की कंसिस्टेंटली, वो फटीक होएगा। अभी से अगर उसके ऊपर बैंक करना शुरू कर दे मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी कि जी आपने 4 डे क्रिकेट खेलनी है, वी विल प्रोटेक्ट यू फॉर मनी वाइज, वो आप लैक नहीं करेंगे, जो क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि आपके इर्द गिर्द दोस्त जो हैं वो खेल रहे हैं, लीगें खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप पीछे रह जाते हैं। इस वक्त उसको प्रोटेक्ट करके उसकी ट्रेनिंग रेड बॉल से शुरू करवा दें ताकि आने वाले वक्तों में हमें 5-6 फास्ट बॉलर ऐसे मिल जाएं। मीर हमजा ने जाके ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग अच्छी की, जमाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के गया था, उसने अच्छी बॉलिंग की। जीशान को अगर हम ही से तैयार कर लेंगे, 5-6 बंदे आप तैयार कर लें और उनको सिर्फ टेस्ट मैच और 50 ओवर के रखें, 20-20 का एक बंच अलहदा कर दें आप। इस PSL के ऊपर अगर आप इस तरीके से फोकस करेंगे, आपकी दोनों फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट की आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो हमारे बॉलर फटीक हो रहे हैं वो फटीक भी नहीं होंगे। बिल्कुल, नो डाउट। मुश्ताक साहब, ये जैसे अभी मोहम्मद आमिर की बात की सवेरा ने, आपको लगता है कि इस अंदाज में सोचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया उनको बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले हुए, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जब तब्दीलियाँ आई हैं उस वक्त ये सुनने में आया कि शायद उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा है, तो आप समझते हैं कि वाकई ये वक्त है अच्छा, अभी से अगर आप बातचीत करें उनको वर्ल्ड कप के लिए, तो वो पाकिस्तान के लिए कारामद साबित हो सकते हैं? जब हम अपनी मौजूदा पेस बैटरी को देखते हैं, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है, कोई इंजरीज भी हैं। देखिए स्किल तो है ना। अब इस आमिर की सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, जो मैं अगर सोचूं, वो उसकी फिटनेस है। वो फिटनेस पे काम कर रहा है। अब मैं उसकी फिटनेस पे काम क्या बता, ही टेक्स हिज पर्सनल ट्रेनर विद हिम, जो फिजियो है इसका, जो भी है, उसको पैसे दे के अपने ट्रैवलिंग करता है उसको इंटरनेशनली, पर्सनल फिजियो के साथ कर रहे हैं। पर्सनल फिजियो के साथ। और अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है। दिस इज व्हाट बिग स्टार्स आर डूइंग। विराट कोहली ट्रैवल्स विद एक्चुअली हाँ एग्जैक्टली। आप वेस्ट इंडीज के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, रायना को मैंने देखा 4 बंदे उसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे उसके इमेज को बिल्ड करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए। ये एक अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है। ये लीग में पैसे बहुत मिलते हैं लड़कों को, और जो लड़के पैसे अपनी जात पे खर्च करते हैं तो फिर उनको वापस अल्लाह उतना ही देता है। आमिर का जो ट्रेनर साथ जाना का मतलब फिजियो जाने के साथ उसको उसके पे ट्रस्ट है, कब उसको फिटनेस की जरूरत है, कब उसको ट्रेनिंग करनी है, कब उसको पुश चाहिए। आप जब $5,000 देंगे ना किसी को, मेरा ख्याल आई थिंक मुझे पता चला कि $5-6 हज़ार देता है उसको मंथली। अब ये जब बंदा इतना पैसा देगा उसको और जब वो बंदा उसके साथ ट्रैवल करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपने पैसों की वैल्यू आ गई। इंसान की फितरत है, 3 चीज़ों के ऊपर जब इंसान का टाइम लगता है ना, वक्त, पैसा और जान, ये 3 चीज़ों पे जब बंदे का टाइम लगता है ना, इन 3 चीज़ों के ऊपर, तो उसकी वैल्यू को पता है। फॉर एग्जांपल आप घर में जाते हैं, कोई आपका बच्चा एसी छोड़ के नहीं जाता, बंद करके नहीं जाता, आप करते हैं क्योंकि आपका पैसा लगा होता है। आमिर ने अपना पैसा लगाने का मतलब है, पूरी दुनिया में जो लोग करते हैं अपने फिजियो को, अपने ट्रेनर्स को लेके जाते हैं, उसका मतलब ये है कि पैसा लगाओ,
पैसा कमाओ। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है और कमिंग बैक जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा एग्जैक्टली होगा। ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि ही नोज दिस कि उसकी एज के साथ उसकी फिटनेस नीचे जाएगी, मैं पैसा लगाऊंगा, अगर 2-3 साल में अच्छी सर्व कर सकूंगा, पैसा कमाऊंगा, प्रोफेशनल है ना। और मैं फिर अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उसकी फिटनेस इशू में कोई बात नहीं, क्योंकि उसने कल एक बाउंसर मारा था उसको, बाबर आजम को, और उसने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने सुना है कि बाबर आजम को उसने उन्होंने कहा जी क्या मुकालमे हुए थे, क्या गुफ्तगू हुई थी, तो बाबर ने कहा यार तेरा बाउंसर तेज था और स्किड कर गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब ये आमिर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स भी है कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को टाइम नहीं मिला, तो इट मींस ही इज फिट एंड हिज पेस इज स्टिल देयर। मोहम्मद आमिर के लिए तालियां। और अच्छा, दूसरी तरफ बाबर आजम की हम बात कर लेते हैं। बाबर आजम एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो जो एक डिबेट हमेशा उनके साथ रहती है, स्ट्राइक रेट। अर्ली ऑन स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा, हैंड ऑन हैंड चलते हुए दिखे वो कि वो स्ट्राइक रेट को देख रहे हैं एंड ही इज़ बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर से वो स्ट्राइक रेट डिप होना शुरू हुआ एंड 16 ओवर के बाद सब ने ये एक्सपेक्ट किया कि अब बाबर ख़त्म करके जाए मैच। अब तो ये टाइम आ गया कि कैडमोर और बाबर जो है ना वो ख़त्म करें ये मैच, एंड वो उस क्रूशल मोमेंट पे आउट हो गए। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो फिनिश करेंगे या वी शुड जस्ट लेट इट गो कि नहीं जी ही इज़ नॉट अ फिनिशर एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट? अच्छा, ये वैसे नॉर्मली हमारे टाइम पे ये एक से होती थी, ओपनर्स सेट द गेम फॉर यू, ओपनर्स सेट द गेम फॉर यू, मिडिल ऑर्डर्स लेट द गेम क्लोज टू अ फिनिश, और जो आखिरी जो आपके 6, 7, 8 रन देर द फिनिशर। ये आप पिछले 2 साल से क्या डिबेट हो रही है पाकिस्तान में कि 2020 में पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर कोई भी ऐसा पिंच हिटर नहीं मिल रहा या हिटर नहीं मिल रहा जो गेम को ख़त्म करे। अब इफ्तिखार को ट्राई किया, खुशदिल को किया, आजम को लेके आए, सबको लेके आए। बाबर आजम अब उस स्टेज पे पहुंच गया। आप देखिएगा, मुझे पूरा, मैं जितनी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं उसके बारे में, उसने अपने स्ट्राइक रेट को डेफिनेटली चेंज किया है। अब ही इज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव क्रिकेट नाउ। अब फिनिश की बात जाती है ना, तो बाबर आजम के अंदर एक थोड़ा सा है कि मैं फिनिश करके आऊं, इर्द गिर्द वाले प्लेयरों में थोड़ा सा उस पर कॉन्फिडेंस बाबर को करना पड़ेगा। वो जो कॉन्फिडेंस आएगा तब वो जाके ना वो 16 में स्टार में ओवर पे जाके चांस नहीं लेगा, पहले भी 1-2 ओवर चांस ले सकता है। तो आई थिंक बाबर को ये थोड़ा सा ट्रस्ट देना पड़ेगा दूसरे बैट्समैनों को भी, नॉट इवन इन पेशावर ज़ल्मी, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। अब न्यूजीलैंड में जो 4 वनडे खेला है, क्या फेंटा दिया उसने, क्या उसका स्ट्राइक रेट था, उसको पता चल गया था आई हैव टू प्रूव द पॉइंट। बाबर में इतनी क्वालिटी, इतनी बेसिक्स उसकी तगड़ी हैं कि वो किसी तरीके से भी अपनी गेम को ढाल सकता है। मगर इस वक्त जो सिचुएशन पेशावर ज़ल्मी की है, उसको 6, 7, 8 में बंदे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर वो 5 मैच खेलेगा ना और इस सिचुएशन में आएगा, आप देखिएगा 3 अकेले जिताएगा वो। बिल्कुल, सो भरोसा करना पड़ेगा अपने टीममेट्स पे और मेरा ख्याल से बहादुरी थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और बहुत एक मज़े की डिस्कशन चल रही है जो कल मुकाबला हुआ, द फर्स्ट मैच ऑफ येस्टरडे, जहां पे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने थे। न्यू चेंज कोयटा ग्लैडिएटर्स अंडर रायली रोसू। हमने बाबर आजम के हवाले से भी काफ़ी लंबी डिस्कशन की, बट मैं रायली रोसू की तरफ वापस आना चाहूँगी बिकॉज जिस तरह कल कैप्टनसी हुई, आपको एक डर था मुझे शुरू में कि शायद सरफराज वुड बी डिसकनेक्टेड, बट ऐसा दिखा नहीं बिल्कुल भी, एंड वो इनपुट दे रहे थे कैप्टनसी में। एंड देन जिस तरह रायली रोसो ने कैडमोर को ट्रैप किया एंड बाबर को ट्रैप किया, दैट वाज वेरी एविडेंट। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम। मैं भी श्योर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं 4 साल रायली के साथ ड्रेस रूम शेयर किया है और मुझे उसकी कैपेबिलिटी का पता है, बट आई थिंक लीडरशिप का मुझे नहीं पता था। बिकॉज वेन एवर ही कम्स क्रॉस इन अ मीटिंग, जो उसका जो एक वो कहते हैं ना कंट्रोल करना कमरे को, वो एक क्वालिटी लीडर की होती है कि इवन यू से रॉन्ग थिंग बट यू से इट। आई थिंक रायली में वो नहीं था, मगर रायली के अंदर ये थी एक चीज़ है कि वो ही इज़ वेरी ब्लंट, ही सेज वट एवर ही फील्स लाइक इट। तो आई थिंक कप्तानी में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान कल्चर में ना व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, ये बहुत 3-4 मोटी चीज़ मैटर करती हैं। आई थिंक जो आपने कहा ना, ये कम्बिनेशन के लिए शेन वॉटसन को बहुत क्रेडिट देंगे हम, मोइन खान को क्रेडिट देंगे। मोइन खान और शेन वॉटसन को इसलिए क्रेडिट देंगे, मोइन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। आई थिंक उसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, बिकॉज वो पाकिस्तान टीम का जब मैनेजर बना, वकार कोच था, तो मोइन खान ने ही नेवर इंटरफेयर क्रिकेट मैटर्स टू वकार यूनुस।
ये बहुत अच्छी बात होती है। एक एक्स क्रिकेटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये ना चिप इन करना, बिल्कुल। क्योंकि वो आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, बात करने का मजा, वो बताता है कि यार मेरी इनपुट हो। मोइन खान को ये क्रेडिट जाता है, उसको ये बहुत समझ है इस चीज़ की। अच्छा, शेन वॉटसन मॉडर्न क्रिकेट को बहुत जानते हैं, उसको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जीतने के लिए आपने प्लेयरों के शोल्डर से प्रेशर को ऑफ करना है। तीसरा जो इंसिडेंट हुआ, ये शेन वॉटसन ने अपना ये रोल अदा करेंगे, देखिएगा। और तीसरा जो सबसे जो मुझे डर लग रहा था कि जो कोटा ग्लेडिएटर ने दे मेड ए मिस्टेक कि बहुत एंड में आके सरफराज को उन्होंने हटाया कैप्टनसी से, मुझे डर था ये। मगर सरफराज के एटीट्यूड ने कल बता दिया कि कोटा ग्लेडिएटर्स जो है बिलोंग्स टू सरफराज। सरफराज की अपनी टीम है, तो अपनी टीम को ऑन करने के लिए ही हैज़ टू कट डाउन हिज ईगो। एंड उसने कल उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ही इज़ वेरी मच इनटू द गेम। और ये जो 3-4 चीज़ें हमने नज़र आई हैं ना, इसलिए हैविंग ऑल द बॉक्सेस टिक जो किए, प्लेयरों के फॉर्मेट जो बनाया, कम्बिनेशन बनाया, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कल हमने देखी हैं। क्रूशल मैच था। मुझे लगता है कि कोटा ग्लेडिएटर विल चैलेंज एवरी टीम और एनी कंडीशन। बिल्कुल। मुश्ताक भी, जैसे आपने भी बात की, सरफराज अहमद की, सवेरा ने जैसे सवाल किया, आपको लगता है रायले रोसू तो कप्तान होंगे, लेकिन लीडर इस टीम के कोटा ग्लेडिएटर्स के सरफराज ही नजर आते हैं? यू नीड रोल मॉडल, यू नीड लीडर्स। Yes. पता है आपको, कप्तान का मतलब, कप्तान तो एक नजर आ रहा होता है ना। आपके सीनियर प्लेयर जब तक टीम को ऑन नहीं ना करते, आपने एक देखा नहीं है, कल नाफे फील्डिंग कर रहा था पॉइंट पे। अच्छा, हम ये क्रिकेट खेले हुए तो हम छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं। तो नाफे को ना एक सिंगल हुई, एक उसने थ्रो की, पता नहीं कैसा था, थ्रो गलत हुई, तो उसने 2-3 दफा कहा सैफी भाई ये है, सैफी भाई ये है। तो सैफी की उसकी कम्युनिकेशन चल रही थी। इसका मतलब है ही कैन ट्रस्ट सैफी नाउ। सैफी गुम नहीं हुआ। अगर सैफी कल गुम हो जाता ना, तो फिर बहुत मुश्किल था इनको, ये नए लड़कों के लिए। अब नए लड़कों को जैसे नाफे है या दूसरे लड़के हैं, उनके लिए इंग्लिश में बात करना रायली रोसू से मुश्किल है। सो इन द फील्ड सरफराज को अपना वही रोल अदा करना पड़ेगा। ऑल बैज उसका खत्म हो गया कैप्टनसी का, मगर ही स्टिल हैज टू एक्ट एग्जैक्टली द वे ही यूज्ड टू एक्ट। द रीजन कोटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस के पीछे, कामयाबी के पीछे सैफी के एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा, और कल उसने दिखाया कि हिज एटीट्यूड इज एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल, और थिंक टैंक का हिस्सा बिल्कुल बहुत एविडेंट था, और वो ब्रिज बना रहेगा। और वो ब्रिज देखते हुए अच्छा लगा कि कीपिंग हिज ईगो असाइड, ही कंट्रीब्यूटेड जस्ट द वे जिस तरह वो कैप्टनसी में कंट्रीब्यूट करते थे, और वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत एविडेंट था। फिर मैं वापस आऊँगी पेशावर ज़ल्मी की तरफ। पेशावर ज़ल्मी, एक चीज़ जो कि कुछ लैकिंग दिखी, दैट वाज मेजरली द लैक ऑफ स्पिनर, जो कि वो नहीं, उन्होंने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो रखा, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस बना। डू यू थिंक दैट अबरार का और पेशावर ज़ल्मी में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ना होने का? 100%। मैं तो बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ स्पिनर। मैं एक स्पिन हो नाते जो आजकल की क्रिकेट को देख रहा हूँ, मिडिल ओवर में आपका स्पिनर अगर अच्छा मिल जाता है आपको गेम में वापस ले आता है, विकेट लेके आपके रन्स को कंटेन करता है, क्योंकि स्पिनर पे आपको चांस लेना पड़ता है। और जब आप चांस लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको विकेटें मिलने की, इसलिए तो कहते हैं अच्छा स्पिनर। राशिद खान की क्या क्वालिटी थी, लाहौर कलंदर को एक्सपोज नहीं होने दिया कितने मौकों के ऊपर, हारे हुए मैचों को वो वापस ले आता था। हम तो फिनिश देखते थे ना कि शहीन का फिनिश देख लो, ओवर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जमान ने आखिरी बड़ा ओवर अच्छा करके 6 रन नहीं होने दिए, मगर उससे पहले गेम में वापस राशिद लेके आया था। वो कई दफा हम उसको मिस कर देते हैं। टीम जीतने के लिए जो कोचेज होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, वो उन प्लेयरों को एक्नॉलेज ज्यादा करती है जो गेम में वापस लेके आते हैं। क्योंकि गेम में जैसे अब्बास लेके आया, उनको कल विकेटों में लेके आया, 2-3 विकेटें ले गया वो। अब वो 2-3 विकेटें के मिडिल में आके लेने का मतलब क्या है कि आपने टीम को पीछे धकेल दिया। इसलिए स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामा मीर ने कल देखा, कल वो मुल्तान में जाके जिस तरह उसने रिलैक्स बॉलिंग की है, 14 रन दिए उसने 4 ओवरों में, और एक विकेट, क्रूशियल विकेट ली है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, कि आप जब स्पिनर पे बैंक नहीं करते, आप दुनिया में उठा के देख लीजिएगा, इतनी घास वाली विकेट भी होगी ना टेस्ट मैच में, नेथन लाइन को वो खिलाएंगे, वो मोइन अली को या आदिल रशीद को खिलाएंगे। उसकी रीजन पता है क्या है, कि दे नो दैट कि जब फास्ट बॉलों को फैंटी पड़ रही होती है, एक ही बंदा आपके काम आएगा, वो अच्छा स्पिनर, ब्रेक लगाने में जो काम आएगा। आपको छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, आपके पास चांस क्या रह जाता है। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी मिस द ट्रिक। उन्होंने स्पिनर खिलाना चाहिए था, और उनका स्पिनर अगर खेल जाता तो आप देखते 206 होने के बजाय ना हो सकता 180 190 होता, क्योंकि विकेट गिरने के बाद पता क्या होता है, 2 ओवर आप टीम को आगे ले जाते हैं फिर अपनी, एक विकेट गिरने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुशी भाई, जैसे हम टीम्स के स्क्वाड देख रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी
इनके पास भी कोई सीजन स्पिनर नहीं है स्क्वाड में। मेहरान मुमताज़ है, मेहरान ने खेला है अच्छा खासा, KPL भी खेली, मेहरान ने अलग अलग जगहों पे बिल्कुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं है अभी उनके पास पॉकेट में उस तरीके से। आप लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में भी आपको एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं दिख रहे। फुकदान दिखने लगा स्पिनर्स का बहुत तेज़ी से हमारे डोमेस्टिक में क्या? मुझे लगता है एक लड़का था KPL में, उसका नाम मेरे सुफियान है, आई थिंक सुफियान मुकीम चानामैन है। हाँ, he is not available right now because he is injured, अभी भी रिहैब चल रही है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था अगर वो टीम का हिस्सा है। लाहौर का स्क्वाड का हिस्सा है ना वो? नहीं, वो पेशावर का हिस्सा है, पेशावर ज़ल्मी का। अगर ऐसा स्पिनर है तो उसके ऊपर तो बैंक किया जाता है। सुफियान इज अ गुड। मुझे थोड़ा सा कई दफ़ा लाहौर कलंदर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि आपको पता है कि सारा टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट आप जीते हैं, आप फास्ट बॉलरों पे जरूर जीते हैं, मगर उसमें एक बहुत बड़ा ऊंचा रोल अदा किया था राशिद खान ने। उसके बावजूद आपने बैंक नहीं किया ड्राफ्टिंग में कि अगर राशिद खान को 19-20 हो जाए, कौन सा हमारा स्पिनर ऐसा जिसको बेंच पे बिठा के एकदम राशिद की जगह रिप्लेस करना। हो सकता है राशिद की जगह रिप्लेस तो ना कर सके, मगर 19-20 तो मिल सकते हैं ना। स्पिनर पे बैंक नहीं किया गया। बैंक नहीं किया गया। जब आप बैंक नहीं करते तो कसूर किसी का नहीं होता, वो आपके डिसीजन का होता है। नहीं, बट कौन है सिस्टम में? और मतलब मैं कल बैठ के नाम सोच रही थी कि एनी नेम दैट यू हैव इन माइंड? हमारे पास स्पिनर्स, आई थिंक वी हैव अ प्लेंटी ऑफ स्पिनर। You know the guy from Karachi, the played 2020 जो डोमेस्टिक सीजन खेला, दाढ़ी वाला लड़का, थोड़ा उस्मान, उस जो नहीं क्या नाम था, तारिक जो थे। नहीं, उस्मान तारिक तो अभी सिंध लीग में भी वो खेल रहा था। हाँ। बड़ी तगड़ी बॉलिंग की थी उसने। कोयटा ग्लेडिएटर ने वो एक लड़का था जो आसिफ याकूब की बात कर, आसिफ याकूब शायद वो उसको क्यों नहीं उठाया? अगर आपके ज़हन में पाकिस्तान के पास ने भी जो राइट आर्म लेग स्पिनर है उसने भी बड़ी आउट की है। हैदराबाद का 1-2 लड़के हैं वो मुझे बल्कि वो कामरान अकमल बता रहा था कि वो बड़ा आप जब आप फोकस करते हैं ना किसी चीज पे तो आपको मिल जाती है चीज। आई थिंक ये कोयटा ग्लेडिएटर ने इस दफा रियलाइज किया। उन्होंने वो लड़के को भी बुला लिया, क्या नाम है, जो कि हमारे सिंध लीग में खेला है, वो पेशावर का लड़का है। अनबिलीवेबल टैलेंट, अनबिलीवेबल टैलेंट। गुगली भी कर लेता है, फिंगर भी कर लेता है, कैरम बॉल भी कर लेता है, लेग ब्रेक भी कर लेता है, और उसका एक्शन ऐसा यूनिक है कि खड़ा होके इतना टाइम लेता है कि बैट्समैन कहता है कि कब बॉल करेगा, और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी, पेस को वेरी करना। आई थिंक उसकी फिटनेस का इशू होगा, वरना मैं तो उसे सिंध लीग में कह दिया था, मैंने कहा PSL में ये कोई ना कोई टीम इसको उठा लेगी, क्योंकि वो मोइन की टीम का था, नबील की टीम का था, तो उन्होंने फौरन उठा के उसको रख लिया। तो आई थिंक ये जिन्होंने जीतना होता है ना टूर्नामेंट, वो फोकस जरूर करते हैं कि मिडिल में स्पिनर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। इमरान ताहिर अभी तक किसी ने रखा नहीं, मेरा ख्याल इमरान ताहिर को रख सकते थे, वो मेरा पार्शली अवेलेबल है फॉर 5 गेम्स। तो आपने जब टूर्नामेंट जीतना होता है ना, तो फिर आप ऐसे बंदों के ऊपर ज़रूर बेंच पे बैठाते हैं जो आपको टूर्नामेंट जिताएंगे, और टूर्नामेंट जिताने के लिए यू नीड अ प्रॉपर स्पिनर। अच्छा, इस पे एक दोबारा बात भी करेंगे, क्योंकि सिकंदर रज़ा ने ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को, कार्लस ब्रैथवेट भी आ गए हैं, लेकिन अभी जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात हो रही थी, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए भी अगर खेल रहे होते हैं तो मिडल ऑर्डर में जो बल्लेबाज आते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं। कल जब वो खेले हैं तो यहाँ पर तो पाकिस्तान ज़्यादातर उनके अगर मिडल ऑर्डर में देखते हैं तो गैर मुल्की खिलाड़ी थे, वो भी फिनिश नहीं कर पाए। कैटमोर को देख लें और लोगों को देख लें, तो आप समझते हैं कि एक ही तरह का मसला है मिडल ऑर्डर के लिए? आप देखिए, ये कई दफ़ा हम थोड़े से हाश हो जाते हैं बाबर के ऊपर, रिजवान के ऊपर। उसकी रीज़न पता है क्या है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शाहिद बड़ी अच्छी बात करता होता है कि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको जिस सिचुएशन में भी डाला जाए उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। हाँ, कई दफ़ा जो बाबर और रिजवान को करना चाहिए कि गेम को एंड तक नहीं लेके जाना चाहिए, पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कैटमोर को देख लें, अब मैं वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली यू रेज दिस। कैटमोर ओपन पे खेलता है, आपका वो पावल है वो 6 नंबर पे खेलता है। अब मुझे बताएं, ये 2-3 चीजें आप देखें, नंबर्स जब आपके चेंज होते हैं ना, आप बैट्समैन के, आप फखर जमान को आपने चौथे पे ले आए ना 2020 में, बिल्कुल छक्के मारता है। किसी ने ये रियलाइजेशन किया है कि ही आफ्टर छिक्का ये 2-3 डॉट बॉल खेलता है, इसको सिंगल नहीं आती, प्रेशर तो उधर ही रहता है। वो 5 मैच खेलेगा, 1 मैच में उसके 2-3 छक्के लगेंगे, वो भी कंडीशन अगर सूट कर गई तो उसको। आप ये क्यों नहीं रियलाइज करते कि जिस बंदे को जिस नंबर पे कॉन्फिडेंस होता है उस पर खिलाना चाहिए। मैं इसलिए पाकिस्तान ने एक अच्छा डिसीजन किया बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाबर को नंबर 3 पे खिला के अच्छा किया, क्योंकि बाबर कैन प्ले एनीवेयर, बिकॉज उसको सिंगलें भी आती हैं, चौके भी मार लेता है, छक्के भी मारने लग गया। अब रिजवान को आप चौथे 5वें नंबर पे खिला सकते हैं। यू नीड फखर जमान, ये जो सैम अयूब है या हारिस है ऊपर। अब आप अपना हारिस है जो छोटा विकेट कीपर है, अब उसको पता ही नहीं चलता, जब गेम शुरू हो जाती है ना उसको नहीं पता चलता। ऐसे बंदों को जिनको ये नहीं फिक्र होनी चाहिए कि स्कोर किधर जाएगा,
मैंने बॉल देखना, मैंने हिट्टे मारनी, 6 ओवरों को मैंने यूटिलाइज करना है। ये तब सूट करेंगे। इनको आप नंबर 3 नंबर 4 पे खिला के देख लें, इनको समझ ही नहीं आती अपनी गेम की, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी 100 किए ही नहीं, तरीका ही नहीं सीखा कि गेम को लेके किस तरह चलना है। सो आई थिंक सम टाइम ये पेशावर ज़ल्मी ये थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करे कि किस बंदे को किस नंबर पे खिलाना है, और स्पिनर अंदर डाल ले। टीम अच्छी है, मगर कैडमोर को कहाँ पे, मैं अगर होता मैं कोशिश करता कि कैडमोर को हो सकता है मैं ऊपर ले जाता, क्योंकि उसके ऊपर उसको भी मोमेंटम चाहिए। हारिस का कल लगा फिर आपको यही मसला था जब वो 100% उसको समझ, उसको पता चल गया ना विकेट गिरी है। क्योंकि सिंगलें आपकी नेचुरल गेम जो होती है ना, जब वो छोड़ते हैं ना तो फिर आप घबरा जाते हैं। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसमें। मैं मतलब इफ्तिखार को, या ये हमारे जो मिडिल ऑर्डर में जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर भी, ये इंटरनेशनल प्लेयर नंबर 5 नंबर 6 के नहीं है, ये ओपनर खेल के आए हैं कैडमोर वगैरह। एक पावल है, पावल को आप देखेंगे, पावल जरूर इनको फायदा देगा 6 नंबर पे 7वें नंबर पे। बट कमिंग बैक टू हारिस एंड कैडमोर, दे आर द पीपल हु एक्चुअली प्ले इन सुपर, जो 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, रिस्ट्रिक्टेड फील्ड में वो खेलते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ पे बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। आप ये नहीं कहते कि किसी को अकोमोडेट करने के लिए किसी का नंबर चेंज कर दें। आइदर यू गो प्रोफेशनल पीपल, लुक दिस इज योर नंबर, you need to perform on that number. So you have to hire those kind of people basically. कल आपने एक चीज़ फोकस की थी कि ये इनके पास क्योंकि ऑप्शंस नहीं है तो ये साइम से बॉलिंग कराएंगे, और कल हमें साइम जो है वो बॉलिंग करते हुए देखे एंड नॉट दैट इम्प्रेसिव। मगर एक ऐसी स्टेज पे अचानक से अब साइम से बॉलिंग कराना, बिकॉज वो रेगुलरिटी में नहीं करते बॉलिंग, आपको लगता है कि दैट वाज वन फ्लॉ एज वेल? I think exactly, coming back to your point, the question you asked Babar Azam in the press conference, जो बाबर एग्री भी किया है, स्पिनर आप खिलाते तो आपको साइम अयूब की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि जब आपको मार पड़ रही तो बाबर हैज टू गो बैक टू साइम अयूब। और जब फेंटी पड़ रही होती है ना, फिर आप ना मीडियोकर स्पिनर से बॉलिंग नहीं करवा सकते, वो और भी डेंजरस हो जाता है। आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए होता है। कहते मैं हमेशा याद रखिएगा बात, आप जेन्युइन बॉलरों के साथ हार जाए ना, आपको शाम को जाके मैच का दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आई प्लेड वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। पॉजिटिव क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि मैंने छिक्के ही मारने, पॉजिटिव का क्रिकेट का मतलब है कि आपने जेन्युइन बॉलर्स के साथ उतरे हैं, आपको स्पिनर पे बैंक करना ही करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको शाम को जब मैच हारते ना तो काश यार स्पिनर खिला लेते, काल मेहरान को खिला लेते, वहाँ पे आके करते। ये तब आपको आता है डाउट जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो नो इफ एंड बट्स के ऊपर। जब आप पूरे जेन्युइन बॉलर के साथ, मेहरान के साथ हार जाते या जेन्युइन स्पिनर के साथ हार जाते तो पता क्या था, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पूरे अपने रिसोर्सेज लगाए हैं। फिर आप गिल्टी फील नहीं करते, you don't feel guilty, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, you don't feel guilty, exactly, this is very important. So I think PSL के जितने भी मैचेस हमने अभी सोफा देखे हैं, मुझे कराची, मुझे पेशावर ज़ल्मी की थोड़े फॉर्मेट, और लाहौर का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था कल। मुझे लगा कि इनको अभी तक अपने कॉम्बिनेशन के अभी तक फोकस नहीं किया इन्होंने। अभी शो शुरू होने से पहले मैं और हाफिज ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड टीम्स लगी हैं, दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एब्सोल्युटली, ये वो दो टीम्स हैं जो कि आपको लगा है कि उन्होंने सारी अच्छा होमवर्क किया हुआ है। मुल्तान सुल्तान ने भी किया है, क्योंकि अभी हम आएंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उनके मैच पे ज़रा हम आएंगे। यस, मुल्तान सुल्तान जीत तो गई कल, बट क्या वो अपनी वजह से जीती या कराची किंग्स ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली कि वो यू मीन वो कल जीते नहीं, कराची हारा है। एग्जैक्टली ये वाली बात है। तो हम बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे, बट जहां आप गिल्टी होने की बात कर रहे हैं वहां आई फील दैट गिल्ट कि ये बहुत देर से हमारे साथी जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, तो ज़रा हलचल मचाते, कुछ आप लोग भी बताएं। आप बता दें, कल जो है वो 2 मुकाबले हुए हैं। एक क्वेश्चन है मेरा सर मुश्ताक साहब से। अच्छा चलो आप सवाल पूछो। सर जी, PSL माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कमी इस पे मैंने फ़ील की है ना, मैं वो उसके रिलेटेड आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का एक ऐसा असासा अहमद शहजाद, एक सिस्टम है कि कोई सीनियर प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है, बाहर होता है, उसके बाद फॉर्म में टीम में आने का यही होता है कि उसकी फिटनेस दोबारा हो, डोमेस्टिक जब में जाके प्रूव करे, फॉर्म दोबारा लग जाए तो वापस आ जाता है। अहमद शहजाद नो डाउट के पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर था, बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट। तो उसके अलावा उसकी अच्छी फॉर्म भी लगी है, फिटनेस भी ठीक है। अभी एटीट्यूड जो पहले बात की जाती थी वो सब के सामने है, उसने किस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। मगर उसके बावजूद ये बात सुनने को आई है कि अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किन लोगों की वजह से मैं PSL में नहीं सिलेक्ट हुआ। तो ये सिस्टम पे क्या इतना बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि अहमद शहजाद जैसा प्लेयर जिसके पास इस वक्त फेम है और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट उसने प्रूव किया हुआ है, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से
PSL में नहीं आ सकता। जो बच्चे क्लब लेवल या डोमेस्टिक में हैं उनके पास तो बेचारे को फेम भी नहीं है, तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का शिकार हो के अक्सर टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है। तो इस वाले से देखिए क्वेश्चन तो आपका अच्छा है। उमर अकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए, मैं तो इनकी बहुत आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ देम, मैं बहुत उनका फ़ैन हूँ। उसकी रीज़न पता है कि मैं क्यों फ़ैन हूँ उसका, क्योंकि ये मैच विनर्स हैं। अब मैच विनर्स होने के नाते अगर किसी फ्रेंचाइज ने दोनों को नहीं उठाया, पहली बात तो है ये, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह, हमारे भाइयों की तरह, दे हैव टू लुक देम सेल्फ के वेयर वी लैक। सबसे पहले याद रखना, जो बड़े आदमी बनते हैं ना, बड़े कामयाब क्रिकेटर बनते हैं या कोई किसी भी शोबे में, वो अपने आप को पहले देखते हैं कि वेयर आई स्टैंड, मैंने क्या किया, क्योंकि निज़ाम तो अल्लाह चलाते हैं, बंदों के इख्तियार में कुछ नहीं है। दूसरा एटीट्यूड के, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत मेहनत की है, इस दफ़ा उसने रन्स भी किए हैं। इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा आया है कि उसको क्यों नहीं उठाया गया, उसको क्यों नहीं किसी ने रखा। तो उमर अकमल के बारे में भी है, क्योंकि नंबर 5-6 पे ऐसा प्लेयर जो मैच विनर है, पिछले साल उसने कोटा ग्लेडिएटर से खेला है, फिर कोटा ग्लेडिएटर ने क्यों नहीं उसको रखा। द क्वेश्चन मार्क इज दैट। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अंदर की बात अंदर के लोग ही बता सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू नो लाइक दिस इज़ द थिंग विच इज़ एज ए नेशनल हीरोज़ जो हमारे हैं, वो क्यों नहीं खेलते PSL, जबकि वो एलिजिबल भी हैं और फिट भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक सम हाउ दी अदर दोनों पार्टियों को देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ PSL। बिल्कुल, कहाँ क्या लैकिंग है, क्या है, बिकॉज टैलेंट से तो दो राय कभी भी नहीं थी। अहमद शहजाद के टैलेंट से, उमर अकमल के टैलेंट से हर वक्त हम यही सुनते रहे, बोथ वर द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स। जिस तरह से आए, मतलब उमर अकमल तो विराट कोहली के साथ पैरेलली डेब्यू किया, एंड हमें ये लगता था कि एक तरफ विराट कोहली हैं तो एक तरफ उमर अकमल है, बट ही कुड नॉट कंटिन्यू विद हिज टैलेंट, और मे बी ही डिड नॉट रिकग्नाइज हिज टैलेंट। सो मे बी एक रीज़न ये भी थी। आपकी तरफ मैं आऊँगी। जी, कल हुए 2 मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक्शन में दिखी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान एक्शन में दिखी। इन चारों टीम्स में से कौन सी 2 टीम्स हैं जो आपकी फेवरेट? कराची। कराची क्यों? अच्छी लगती है टीम। कराची तो पूरी चेंज ओवर हो गई है, वजह तो मतलब पूरा चेंज ओवर हो गया है, कैप्टन बदल गया, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर वहाँ से चले गए, इमाद वसीम वहाँ से चले गए, देन अभी भी देन अरे वाह, वेरी गुड। यही ना, ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। ये इन्होंने ना, ये हमारे प्रोग्राम के ऊपर ना, हमारे आप लोगों से, हमारे जो शाहिद अफरीदी हैं, जो हमारे गेस्ट आते रहे हैं, उनसे इन्होंने 2-3 चीज़ें चोरी की हैं, मैंने कल भी नोट किया है, और इनसे भी मैंने देखा है कि ये इन्होंने कह दिया कि बुरे वक्त में 2 तरह के आदमी हमेशा याद रहते हैं, एक जो हाथ को थामने वाला और एक हाथ को छोड़ने वाला। इन्होंने थामा हुआ कराची, तो इनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कौन बताएगा? कोई नीचे माइक दे दें। कौन सी फेवरेट टीम है आपकी पूरे PSL में से? कराची। कराची? अरे भाई, यहाँ तो सब कराची के वोट्स हो रहे हैं। कराची के इतने स्ट्रॉन्ग ये वोट्स तो हैं, मुझे ये लग कराची रहा है, वालों ये को तो खुद मुझे नहीं पता। अब मैं थोड़ा सा अब नहीं, अब मुझे एक और चीज पे डाउट आने शुरू हो अब गया। आपको लग रहा है रिगिंग हो रही है? नहीं, मुझे लग रहा है ये आपने गेम चलाई है। बीइंग ए कराची, यू नो लाइक यू ब्रिंग द, ये भी हो सकता है आपने गेम चलाई है। आपने, क्योंकि मैंने 3 तो किसी को भी बंदे, नहीं बोला ना, बता दो सच सच। नहीं, किसी को नहीं बोला। पक्की बात है। हाँ जी। मैं इनसे क्वेश्चन करके, मेरा मैं खुद दिल बर्दाश्त हो गई हूँ मैं कराची को लेकर। कराची में कप्तान कौन है इस वक्त? कराची का नाम पसंद है, मुशी भाई कराची का नाम पसंद और है, ठहर जो नहीं, मुशी भाई कराची का नाम पसंद है ना, मुशी भाई कराची का नाम पसंद है। कराची पाकिस्तान, शहर कायद, कराची बड़ा शहर, बिग सिटी, बड़े लोग, Yes. बड़ी टीम, सबसे महंगी टीम कराची किंग्स। और फिर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉर्मेट है, शान मसूद उसके कप्तान है, तो कराची के भी वही कप्तान है। शान मसूद कप्तान है, मुशी भाई पता है, मुल्तान सुल्तान के ना, भी आ रहे हैं। वो तो मुल्तान सुल्तान के ना शान मसूद। आप बताएं कराची का कौन है? हालांकि उन्होंने कोशिश भी की है, बताएं। मुल्तान सुल्तान का तो चलो है शान मसूद, अब कराची का कप्तान कौन उन्होंने है? मुझे पहले बताया था कराची की कप्तानी कभी सरफराज करते हैं, कुछ सारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखते हैं ना, कभी सरफराज करने की, और ये कभी देखो कितने अच्छे बैनर्स लगे हुए हैं हमारे पूरे सेट पे बैनर्स लगे हुए हैं कप्तानों के मगर मसला मुख्तलिफ। ये कि कप्तानों की शक्लें हैं। और हमने सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या मारा है पता है? कि हमने पिछले साल के कप्तानों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। बिल्कुल नहीं किया। मुशी भाई कमाल है। नहीं, मगर बहुत सारी फैन फॉलोइंग शोएब मलिक की भी है। शोएब मलिक को बहुत अरसे से हम मतलब बहुत अरसे से, मुशी भाई चीज़ें बदल गई, इतनी दफ़ा गवर्नमेंट बदल गई, इतनी दफ़ा चेयरमैन बदल गए, मगर
माशाल्लाह से शोएब मलिक वहीं फिट एंड फाइन वहां दिख रहे हैं आपको अभी भी खेलते हुए, एंड 50 बनाते हुए ऐसे वैसे भी नहीं, बट 50 बनाते ही वो क्यों आउट हो जाता है? वैसे अगर किसी यूथ ने, अगर किसी ने अपना प्रोफेशनलिज्म सीखनी है ना, हाँ। तो वो शोएब मलिक से सीखे। बिल्कुल, मैं इसी स्टेटमेंट पे आपको रोकूंगी बिकॉज हम फौरन ब्रेक पर जाएंगे। एंड यस, शोएब मलिक ने जिस तरह एक तो खुद को ग्रूम करने के बाद जिस तरह शोएब मलिक फिट है, अभी भी एक यंगस्टर जब शोएब मलिक के साथ रनिंग करता है तो लगता है वो यंगस्टर हाँप जाएगा, मगर शोएब मलिक जो है ना वो सिंगल डबल करते रहेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो दूसरा मुकाबला कल हुआ था उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी जो कल दूसरा मुकाबला हुआ मुल्तान में जो खेला गया, जहां मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने हुई कराची किंग्स के। शोएब मलिक के हवाले से बात हो रही थी, शोएब मलिक की फिटनेस के हवाले से बात हो रही थी। मुशी भाई, एक एग्जाम्पल तो है, शोएब मलिक को अगर आप सामने रखें और मेरा ख्याल से यंगस्टर्स रोल मॉडल बनाएं तो एटलीस्ट फिटनेस, ग्रूमिंग, इसके हिसाब से शोएब मलिक हैज़ टॉप्ड इट। आई थिंक उससे डिसिप्लिन आदमी मैंने नहीं देखा। मतलब मैं उसके साथ जितना भी रहा हूँ, टीमों के साथ भी, किसी जगह पे भी ट्रैवलिंग भी इकट्ठी की है, ही इज़ दैट डिसिप्लिन कि वो फ्राई चीज़ें खाते ही नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं यार इतनी ट्रेनिंग के बाद इतना तो लाउड बनता है ना, इतना तो खाना बनता है। शोएब ही ईट ग्रिल थिंग्स, वेजिटेबल खाता है, अपना खाना कई दफ़ा कैरी कर रहा होता है, अपनी चीज़ें कैरी कर रहा होता है। अब ये इतनी डेडिकेशन के साथ आज वो जो भाग रहा है ग्राउंड में, कितने यंगस्टर से तेज़ भागता है वो, कितने ज़्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी देख लें, उसकी क्रिकेट देख लें, अभी भी वो ही इज स्टिल अप देयर। यस, तो इसकी वजह है कि पीछे वो सेक्रीफाइस करता है। और वो कहता है, अक्सर मैंने पूछा, मैंने कहा यार ट्रेनिंग करने के बाद, मैं तो ट्रेनिंग करके आया हूँ तो मैं अभी चाय पी रहा था, तो मैंने चाय पी तो फीकी चाय थी। हाँ। तो वो जो चाय बेचारा लेके आया उसने कहा जी मैंने चीनी कम डाली है। मैं कहा की फ़ायदा फिर, अगर चाय भी पीनी है तो बगैर चीनी से पीनी। तो मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ तो मैं खा लेता हूँ। तो हम इधर के इधर ही रह जाते हैं फिर, मतलब कम नहीं होते। ये वही वाली बात है, छक्का मार के 3 डॉट बॉल खेल। हाँ, मगर वो बिल्कुल सही बात। स्क्वाश भी बहुत लगाते हैं शोएब मलिक साहब। हाँ नहीं, वो अपनी जिम जाता है रात को, कई दफ़ा मैं देख रहा हूँ, हैरान रहता हूँ, जिसना कोई अदाकार नहीं होते एक्टर कि वो एक जगह पहुंचे तो रात को 1-2 बजे जाके जिम खिलवा के जिम कर रहे होते हैं। मैंने शोएब को देखा है डे एंड नाइट मैच खेल के आया, रात को होटल में 12 बजे पहुंचे, 1-2 बजे वो जिम में। वसीम अकरम साहब भी ऐसे ही करते हैं। वसीम भाई भी बहुत फिट है। वसीम भाई Yes. माशाल्लाह, अभी श्रीलंका में हम इकट्ठे थे, उनकी एक टीम, उनके दोस्त की टीम थी, वो LPL में, वहां पे मैं देखा तो वसीम भाई डेली एवरी मॉर्निंग ही स्लीप्स अर्ली, 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock, ही स्लीप 5 o'clock, 6 o'clock ही गेट्स अप, और 1 घंटा वॉक करते हैं अपनी जहाँ पे मर्जी हूँ, और फिर जाके दूसरा सेशन करते हैं, शाम को जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं। और मैंने उनकी वेट ट्रेनिंग देखी, लुक एट दैट, मतलब आज भी उनको देखे माशाल्लाह, ही लुक्स वेरी फिट। बिल्कुल, और अल्लाह उनको बिल्कुल। तंदुरुस्ती से दे, यू नो अपने आप को ख्याल रखना पड़ता है ना। और स्पेशली मतलब जब भी हम वसीम भाई की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक डायबिटिक पेशेंट इतने अरसे से एंड मूविंग ऑन विद दैट एंड कीपिंग योरसेल्फ फिट विद दैट, आपके पास तो एक रीज़न आ जाती है ना, नहीं अब तो बीमारी की वजह से आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ फिट, बट नो, ही डज नॉट फाइंड रीजन। नो एंड उनकी दोनों की, वकार की और वसीम भाई की, मैंने एक चीज़ नोट की है, जब जितना भी हमारा तजर्बा हुआ इन दोनों ग्रेड्स के साथ खेलने का, कभी भी मैंने फिजियो बेड के ऊपर उनको लेटे हुए नहीं देखा। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कभी, बहुत कम ज़िंदगी में कभी उनका काफ खिंच गया हो तो उन्होंने थोड़ी ट्रीटमेंट ले ली है, वरना कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो फिजियो के पीछे जा रहे हैं, फिजियो से बात कर रहे हैं कि जी मुझे ये हो गया, फलां हो गया। ये उनका एटीट्यूड था ना, इसीलिए वो 15-15, 20-20 साल काउंटी क्रिकेट पूरा सीजन खेलते थे, पाकिस्तान से पूरा सीजन खेलते थे। ठीक है 2020 नहीं थी, मगर वो मैच कोई नहीं छोड़ते थे वो। बिल्कुल, ये एटीट्यूड उनका मैंने बड़ा देखा है, और ये इसी वजह से आज भी अल्लाह के फजल करम से दोनों अपने, यू नो, दे आर डूइंग सो वेल। और वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनसे ये बात की जाती है ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट, फास्ट बॉलर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वो कहते हैं ये क्या है, हम तो इतने ओवर्स कर जाते थे, हम तो ये कर जाते थे, ये बहुत सॉफ्ट हैं ये लड़के, इनको इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। वो बड़ा, बिकॉज वो गुजरे शायद इस पूरी चीज़ से, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है। मैं ये क्रिकेट टेक्निकल और क्रिकेट स्मार्टनेस के बताता हूँ। हम जब टेल एंडर बैटिंग करने आते थे ना, वो दोबारा स्पेल हमें करने आते थे, और दोबारा स्पेल पता क्यों करते थे?
इसलिए करते थे दोबारा स्पेल कि उनको पता था कि टेल एंडर्स की लाइन लेंथ डिफरेंट होती है, मेन बैट्समैन की लाइन लेंथ डिफरेंट होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो ना, लेंथ बॉलिंग, तो टेल एंडर बीट हो जाता है, स्निक नहीं मारता, कॉट भी नहीं होता। Yes. उसके लिए वो अक्सर मैंने सुना भी था उनसे, दोनों से, कि आपको थोड़ा सा बॉल इस तरह फेंकना पड़ेगा, उसकी आदत है। Yes. रिवर्स स्विंग सबको पता है कि रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। जी। ये नेट में जाके 3-3 ओवर रिवर्स स्विंग करते थे जोर लगा के, क्योंकि अगर नेट में अगर फास्ट बॉलर जोर नहीं लगाएगा, मैच में भी जोर नहीं लगता फिर उसका। बिल्कुल। ये पूरा अपना 5-6 ओवर नए बॉल से किया, फिर सेमी न्यू से किया, फिर पुराने बॉल से किया। अब मुझे याद है श्रीलंका में वकार का रिदम ऑफ हुआ था, तो वकार ने क्या किया, मुझे बताया कि यार बॉल ना बना के लेकर, बॉल को ना उसको बनाते हैं हम रिवर्स स्विंग करने के लिए। वो रिवर्स स्विंग करने के लिए उसने जोर लगाया, उसका आप जोर, बड़े एक्सपर्ट थे वैसे। वो हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब ये लाइव नहीं कुछ बातें बता सकते हैं। मगर उसमें अब ऑन फनी नोट, मैं जब बैटिंग करने आता था ना, तो कहते आ तेन बैटिंग कराइए, आ तेन बैटिंग कराइए। तो दोनों वकार भी, वसीम भाई भी, इंजी भी, सईद भाई भी, ये सारे चार आके ना मुझे बॉलिंग कराते थे। और मैं आज भी इनको दोष देता हूँ, और बल्कि इनको सू करूंगा मैं। Yeah. दोष नहीं दूंगा, सू करूंगा। इन्होंने मेरा सारा टैलेंट खराब कर दिया। आके ना पहले 2 आगे करते थे, फिर हल्के हल्के बाउंसरी शुरू करते थे। मैं मतलब इंजी ने तो मेरी टिंड पे 2-3 दफा बॉल मारा, मैंने गुस्से से बल्ला फेंक के मैं चला गया हूँ नेट से। मैंने कहा हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो आप हमारा मजाक उड़ाते हैं हमारी बैटिंग का। तो मैंने कहा जी मेरे जितना टैलेंट था मेरे बैटिंग का, आप लोगों ने खराब किया। वो कहते क्यों? वसीम भाई तो अक्सर हंसते हैं इस बात में। को मुझे उन्होंने मुझे नाम भी दिया, और डबल एस, मतलब सचिन सनी। अच्छा। कि एक ही रूह में 2 बंदे हैं। बंदे सचिन सनी। तो यानी बड़े मुश्ताक अहमद उर्फ सचिन सनी। डबल एस सचिन सनी, कि मतलब एक ही बंदे के अंदर 2 बैट्समैन जिंदा हैं। तो वो छेड़ा करते थे। मगर ये एक बड़ी खूबसूरती जो ऑन सीरियस नोट, ये लोगों को सीखना चाहिए कि ये लोगों ने 15-20 साल एज ए फास्ट बॉलर, वकार स्क्रीन से भागता हुआ आता है, और आके वो 15-20 साल खेला। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में जब उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि आई एम सॉरी, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट एनी मोर, अदरवाइज विल बी अ वेरी सीरियस इंजरी। वो उसने बात सुनी, उसने कहा कि मैं आई विल प्रूव यू रॉन्ग। उसने फिर एक टिम लेज़ली होता था बंदा, ट्रेनर होता था इंग्लैंड में, और वो पहाड़ियों के ऊपर उसका घर था। और मैंने जो वकार को उस वक्त मेहनत करते हुए देखा है ना, उसने फिर ऐसी डेडिकेशन के साथ मेहनत की। 2-2 घंटे उसको चलना पड़ता था तो अपनी बैक के मसल को तगड़ा करने के लिए। तो 2-2 घंटे वो लंदन की सड़कों पे चलता था, फिर ट्रेनिंग करता था। और जब 92 का वो वर्ल्ड कप के बाद हम सीरीज़ खेलने गए, एंड अगेन उसने आके फिर प्रूव किया कि मैं लाइक डॉक्टर जो मर्जी के। जब इंसान विलिंग होता है ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अल्लाह ने इंसान के अंदर ऐसी ताकत दी हुई होती है, अगर वो विलिंग हो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और उसके सामने जो मर्जी हर्डल आ जाए, तो वो हर दफ़ा उठता है और हर दफ़ा गिरता है। वो ऐसी ना, इलामा इकबाल ने कहा, मुझे शेर याद आ गया, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और शहीन का जहाँ। और जो शहीन होते हैं उनको लड़ना आता है, इसलिए वो हारते नहीं। बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर कि वो थ्रेट इतनी बड़ी थी विकी भाई को, जो कह दिया गया था कि यू विल बी क्रिपल्ड अगर आपने फिर से जो है बॉलिंग शुरू की। और उसके बावजूद ही स्टूड अप एंड ही प्लेड। दैट वाज रियली कमेंडेबल। इसी तरह का मुझे लगता है कि हाफिज जिगरा होना ज़रूरी है, और जिगरा के साथ साथ जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है, और हम आहंगी भी होना ज़रूरी है। आपको समझ बूझ भी होना चाहिए, फैसला भी लेना चाहिए। और जब हम इनकी बात कर रहे हैं, अब आपने वसीम अकरम साहब का जिक्र किया कि वो फास्ट बॉलर्स हमारे थकते ही नहीं थे, लंबी लंबी बॉलिंग करते थे। आपको लगता है कि आज हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर बन गए और स्पिनर फास्ट बॉलर बन गए हैं? फास्ट बॉलर पहले ओवर में स्लो ओवर कर देते हैं और स्पिनर तेज़ किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप साहब बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। एक्चुअली देखा जाए तो ये हो रहा है, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा आप पाकिस्तान के पास जैसे शहीन है, वो आके जोर लगाता है, पहले बॉल से जोर लगाता है। हमारे लड़के अच्छे हैं, बट ये कई दफ़ा ना आपको रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है। आप मतलब इस एक स्टोरी बताता हूँ, इन बच्चों को भी स्टोरी बताता हूँ कि वकार यूनुस ने एक दफ़ा टीम मीटिंग कर रहा था, एंड ही वाज हेड कोच। उसने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सारे लड़कों को बता के कहा कि मैंने जब वसीम अकरम साहब के गले में एक लॉकेट देखा था जिसके ऊपर लिखा था 414, तो मैंने ये एम कर लिया था कि मैंने 414 विकेटें लेके वसीम भाई का रिकॉर्ड तोड़ना है। मुझे ये नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कितना उनके पास कौन सी गाड़ी है। जब मैं 414 को डिसीव करूंगा ना, बीट करने की कोशिश करूंगा ना, बाकी सारी चीजें मेरे पीछे खुद ही आएंगी। अगर आप चीजों के पीछे भेजोगे
और अपने बंदे से कंपटीशन नहीं करोगे, compete नहीं करोगे। वसीम भाई और वकार की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की उस वक्त 90s में ये थी कि ये दोनों को एक दूसरे को compete करते थे, आगे नहीं निकलने देते थे। फायदा किसको हो रहा था? मुल्क को हो रहा था। तो ये एक बड़ी, जितने भी यंगस्टर जिस शोबे में भी जाएं, लोगों से जब मैच डालो, उनकी परफॉर्मेंस पे मैच डालो, उनके कपड़ों पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनकी रहने सहने पे ना देखो, उनकी ये देखो कि इन्होंने अचीव कैसे किया और मैंने इनको हराना कैसे है। इंजमाम ने यकीन करे साल के अंदर कह दिया था कि आई विल ब्रेक जवेद भाई रिकॉर्ड। बाबर आजम से आज आप बात कर लें, बाबर आजम को कोई पता नहीं, जितना मर्जी अल्लाह उसको दे, मगर वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी वर्क एथिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता, रिजवान नहीं करता। जब ये लोग नहीं करते, टैलेंटेड जितने मर्जी हों, जो मर्जी खिला लें आप, ये लोग फेल नहीं हो सकते क्योंकि ये अपने प्रोफेशन के साथ चीट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां। बट अब जब आपने रिजवान की बात छेड़ ही दी है तो जो कल मुकाबला हुआ उसके हवाले से भी बात करते हैं। वैसे रिजवान जो है वो अपनी जगह पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बिकॉज अभी जो है जो समरी है, कल की मैच समरी, उस पर नज़र डालते हैं कि एक्चुअली मुल्तान सुल्तान्स ने किया और कराची किंग्स ने क्या गलत किया। सो मैच समरी पे नज़र डालते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लें तो यस, फॉरेन प्लेयर्स का राज था बैटिंग में मुल्तान की तरफ से अगर बात करते हैं तो 185 रन 2 विकेटों के नुकसान पर किए। रिजा हेंड्रिक्स जो हैं उन्होंने 54 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट रन बनाए। डेविड मिलान दूसरे टॉप स्कोरर थे जिन्होंने 52 रन बनाए। 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मीर हमजा 30 रन दिए, 4 ओवर्स में 1 विकेट उन्होंने हासिल की और वो रिजवान की थी। इसी के साथ साथ जो डैनियल सैम हैं उन्होंने 37 रन दिए, 4 ओवर्स में 1 विकेट, ये भी हासिल करने में कामयाब हुए। इसके जवाब में कराची किंग्स की इनिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 130 रन तक ही महदूद रही, 8 विकेटों के नुकसान पर। शुएब मलिक सबसे ज़्यादा रन बनाए इन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, 53 रन स्कोर किए। 31 गेंदों का सामना किया शान मसूद ने और 30 रन इन्होंने बनाए। मोहम्मद अली इन्होंने 23 रन दिए, 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। और अब्बास आफरीदी जहाँ से इन्होंने ख़त्म की थी अपनी PSL का 8वां सीज़न, वहीं से शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने 16 रन दिए, 2 विकेटों का इन्होंने विकेटें हासिल की, 3 ओवर्स इन्होंने डाले। 18 गेंदों पर 16 रन, 2 विकेटें। बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो 55 रन से इस मैच को अपने नाम किया। मुशी भाई, मोहम्मद रिजवान से ही बात हम शुरू करेंगे। और मोहम्मद रिजवान एक ये क्रिटिसिज्म सिर्फ बाबर पे नहीं थी, ये रिजवान पे भी थी कि ओपन करना है तो पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है, और पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है तो अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है। कल फिर रिजवान जो है वो स्ट्रगल करते हुए देखे, बट वो ओपनर की जगह से हिल नहीं गए। आई थिंक बहुत सारे लोग, इस लफ्ज़ को मैं हेजिटेट नहीं करूँगा बोलते हुए, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक ही इज़ अ सेल्फिश, ठीक है, अपनी जगह नहीं छोड़ते, मगर ये उसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे कामयाब हूँ। रैंकिंग में कौन नंबर 1 है? नंबर 2 थे दोनों, बाबर और यही थे ना इंटरनेशनली। हम और जिस मैच में भी खेलते हैं इनकी एवरेज बहुत तगड़ी होती है। अब ये इसको आप पॉजिटिव देख लें, नेगेटिव देख लें। मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का और जितना भी पाकिस्तान टीम में एज ए कोच हुआ रिजवान के साथ, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी जगह पे, अपने वर्क एथिक्स के ऊपर। मुझे ये भी पता चला कि न्यूजीलैंड में जब उसको कहा गया कि जी आप नीचे खेलें, तो उसने हफीज को मना कर दिया कि नो, व्हाई शुड आई लीव माय प्लेस। ये एक मैसेज, ग्रेट मैसेज जाता है। अगर फखर हो इसकी जगह होता तो फखर ने 4 नंबर पे गया, कंप्रोमाइज किया। उन्होंने अभी भी कहा है हाँ कि मैं 4 पे खेलूं। उन्होंने कहा जी मैं कलंदर्स के लिए ओपन करूंगा, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए जहां पर टीम को जरूरत होगी वहां खेलूंगा। ये अच्छी बात है, पाकिस्तान का सोचना अच्छी, बट आप कई दफ़ा अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के अगर आप कंप्रोमाइज पे आ जाओगे ना, रिजवान कंप्रोमाइज नहीं करता, ये उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए। बाबर की स्ट्रेंथ है, वो अपना कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कहता है जी हम स्कोर कर रहे हैं, हमें ड्रॉप करके दिखा दो, मैं फेल आएगा, फेल हो जाएंगे तो ड्रॉप कर देना। फेल नहीं होते, वो रन्स कंसिस्टेंटली करते हैं। जैसे आपने पहले ब्रेक से पहले कहा कि अब बाबर ने कल भी स्कोर किया, मिडल ऑर्डर फिर नहीं चला शावर ज़ल्मी का, फिर उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लोग अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी जगह पे प्राइडली फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं और किसी को छोड़ते नहीं जगह, इसका मतलब दे कैन बी सेल्फिश बट एट सेम टाइम दे आर प्रोफेशनल। नहीं, पर टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप खुद को अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर तो यू शुड थिंक बियॉन्ड दैट। व्हाई नॉट? आई थिंक यू मेड अ वैलिड क्वेश्चन कि अगर आप टीम की रिक्वायरमेंट नहीं तो फिर उसको ड्रॉप करो। ड्रॉप क्यों नहीं करते? फिर वो ड्रॉप कर ही नहीं सकते आपकी, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी दे दी है। अब यहाँ तो फिर ये कोई बड़ा ब्लंट आदमी आए, उन्होंने बाबर को 3 पे खिलाया, हफीज ने आके 3 पे छोड़ा ना, बाबर आया 3 पे, मगर बाबर ने क्या किया आगे 3 पे? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या किया उसने न्यूजीलैंड में? नंबर 3 पे आगे 5 मैच खेला, क्या किया उसने?
उसने मार मार के अशर कर दिया। एक ही बंदा था, एक ही बंदा था जिसने आके नीचे से स्ट्राइक रेट भी बाबर ने प्रूव कर दिया कि नंबर 3 पे फैला है, मुझे इसलिए खेल रहे हो कि मैं स्लो खेलता हूँ, लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। वो उसने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया गलत। यहाँ पे अगर रिजवान को अगर मैं कहता हूँ चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि आप टीम के लिए नहीं खेलते, टीम के कॉम्बिनेशन के लिए नहीं खेलते, मैं रिजवान को कल कहता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम में आपने 4 नंबर पे खेलना है, ठीक है, अगर वो नहीं मानता फिर मेरा स्टैंड है ना, फिर मैं कहूंगा जी ठीक है मैं और कोई बंदे को ट्राई करता हूँ। आपने फिर आप लिवरेज देते हैं ना फिर। इसलिए दोनों को मैं हमेशा इसलिए क्रेडिट देता हूँ, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। नहीं, मगर बाबर में तो फ्लेक्सिबिलिटी दिख गई आपको, बाबर में आपको स्ट्राइक रेट पे काम करते हुए भी दिख गए बाबर में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखी कि पाकिस्तान टीम में भी ही वाज रेडी टू मूव। बट यही बात व्हाई नॉट रिजवान, बिकॉज ये पास्ट में भी यही हुआ, जब रिजवान 5वें नंबर पे खेल रहे थे उस वक्त उनका स्टेटमेंट आया खेलना तो मैं 4थे नंबर पर जाता हूँ, पर ठीक है खिला रहे हैं 5वें नंबर पर मैं कंफर्टेबल 4थे नंबर पर होता हूँ। हाँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह भी रहा हूँ सारी चीज़ें। सो कभी कभार अब क्योंकि जिस तेज़ी से मुल्तान सुल्तान में भी, बट जिस तेज़ी से टीम पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स आ रहे हैं और ओपनर्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल से एज अ सीनियर आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप फ्लोट कर सकें। आप देखिए ये बात वही घुमा फिरा के बात वही आ जाती है, या तो जो बाकी लड़के खेलते हैं ना वो परफॉर्मेंस करके इनको प्रूव करें रॉन्ग। हाँ, इनके पास चांस क्या है, कर तो रहे हैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इंटरनेशनल में उनको 5वें और 7वें नंबर पे खिलाया जा रहा है, तो वो क्या करे। अब साहबजादा फरहान को किसी नंबर पे खिलाया, 5वें और 7वें नंबर, ये किसका कसूर है, मैनेजमेंट का। तो फिर देन इसमें रिजवान का तो कोई कसूर बट ही इफ नहीं अ सीनियर प्लेयर इज नॉट रेडी टू स्टेप डाउन, तो then दे who- कैन नॉट मेक अ they have chaos। to make a decision then। हाँ, ये फिर तो डिसीजन पे आ गई ना बात, फिर डिसीजन करना पड़ता है आपको, दलेरी से फिर कहना पड़ता है कि रिजवान अगर आप नहीं कंप्रोमाइज करते तो गुड बाय देन। ये कर सकते हैं ना, कर नहीं सकते क्योंकि परफॉर्मेंस उन्होंने इतनी दी हुई है। Yeah. बाकी जो लड़के आते हैं उनको कंसिस्टेंसी चांस नहीं मिलता। अब मुझे हैरत आती है सम टाइम, शान मसूद की दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। शान मसूद बलोचिस्तान से खेल रहे थे, उन्होंने मोहम्मद वसीम को एक क्रेडिट देना चाहिए, जब वो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम ने इनसे कम्युनिकेशन शुरू कर दी थी कि आपकी ओपन पे जगह नहीं बन रही, Yes. मगर हम आपको खिलाना भी चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल शॉटें अच्छी मारते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छी खेलते हैं, कट और पुल अच्छी मारते हैं, तो आपकी ज़रूरत है हमें। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से पहले 3 महीने पहले ये होना शुरू हो गया था कि शान मसूद को उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि चौथे नंबर पे खेलो। शान मसूद ही टुक हिज टाइम। यस। फिर उसके बाद क्योंकि मैं कोच था बलोचिस्तान का, मैंने बात की वसीम से, मेरी बात हुई वसीम को, मैंने कहा मैं ट्राई मार लेता हूँ जी, कोशिश कर लेता हूँ, यू नो लाइक प्लेयर्स की अपनी एबिलिटी पे है। अब मैं उसको जो शान से बात की कि यार 4थे नंबर पे खेलो यहाँ पे बलोचिस्तान से, ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए, ताकि तुम अगर पाकिस्तान से खेलो तो तुम अगर तैयार हो। तो ही टुक हिज टाइम, मतलब पहले दिन उसने ना नहीं की, मतलब उसने कहा लेट मी थिंक अबाउट इट मुशी भाई, उसने सिलेक्टर्स को भी कहा। फिर उसने टाइम लेके क्या किया, उसने आगे बलोचिस्तान से खेला सारे मैच, उसमें उसने 2-3 50 भी किए, 2-3 35-40 भी किए। अब वो मेंटली तैयार हो के आया लड़का कि मैं 4थे नंबर पे खेलूंगा। अगर वो कह दे मैं 4थे नंबर पे नहीं खेलना, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं ओपन भी करूंगा, वो फिर शान का क्रेडिट जाता था कि शान ने अपनी जगह पे कंप्रोमाइज नहीं किया। वो ही शुड से नो। टिम डेविड ने क्या किया, 3 मैच छोड़े, अपने कैरियर को छोड़ा उसने। उसको अगर सेल्फिश होता या लालची होता, वो कहता मुझे खिलाओ श्रीलंका की टीम को तो मैं मार दूंगा। वो यहाँ पे पीएसएल में आके अपनी बैटिंग इंप्रूव करने आया। ही मेड डिसीजंस। गलत या सही फैसला करना वो हमारे अख्तियार में नहीं है, फैसला करना बड़ा जरूरी होता है। रिजवान ने फैसला किया मैं ओपन पे ही खेलूंगा, जो मर्जी कह लो आप लोग, जो मर्जी पूरी दुनिया कह दे कि जी मैं स्लो खेलता हूँ, जो मर्जी, मैंने करनी ओपन है। अगर मुझे नहीं ओपन करानी तो फिर जगह बना लो और किसी की। अब ये डिसीजन जो है ना, ये बड़े दलेर लोग लेते हैं, चाहे सेल्फिश है चाहे टीम के लिए नहीं है, मगर ये उसको ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जहां शान मसूद की आपने बात की है, शान मसूद ने भी कल कोई इम्प्रेस नहीं किया जिस तरह शान मसूद की परफॉर्मेंस रही। ब्रेक का वक्त हुआ है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको कह रहे हैं एक मतलब फिर खुशामदीद बात और बहस और गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि क्या वाकई किसी एक खिलाड़ी को अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बैटिंग ऑर्डर को नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या वाकई जब मुल्क की ज़रूरत हो भी फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका तयन कौन करेगा कि कैसे ये फैसला किया जाए कि वाकई ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो भी इन हालात में कि जब मुश्ताक साहब रिजवान को भी बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया गया तो किसी एक को तब्दील किया गया और उनकी जगह पर रिजवान को खिलाया गया। आज भी बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है
फिर पाकिस्तान को ज़रूरत है, फिर एक कुर्बानी की ज़रूरत है। और क्या मोहम्मद रिजवान को वो कुर्बानी देनी चाहिए जैसे किसी वक्त में किसी ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और मोहम्मद रिजवान ओपनर बन गए? आवाज़ नहीं आई। देखिए सेक्रीफाइस तो कर, रिजवान इज़ गुड बॉय। अगर देखा जाए बहुत से लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना, 4 साल ये पानी पिलाता रहे। यू रिमेंबर, यस यू गाइस शुड रिमेंबर दिस। 4 साल किसी को आप टूर्स पे ले जाए और मैच एक ना खिलाएं, और जब खिलाए तो आप 50 कर दें और उसके बाद फिर ड्रॉप कर दें, और 4 साल तक वो मुस्कुराता हुआ लोगों को पानी पिलाता रहे। ठीक है, अब उसकी बारी आई, वो नहीं छोड़ेगा। अब वो चाह रहे हैं कि बाकी सब पानी पिलाएं, क्यों लेना उसकी जगह फिर लेना। यू नो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ले उसकी जगह, पुट देम अंडर प्रेशर। साहबजादा फरहान के मैं ओपन पे जाऊंगा, जाके करे 30 बॉलों पे 70 करे, लोगों को हिंट दे फिर। अब साइम यूब 3 मैच खेला है न्यूजीलैंड में, नहीं स्कोर कर सका, कहाँ पे किस पे फिर यू नो, ये नहीं कि साइम यूब को बेचारा बुरा प्लेयर है, but you have to show the evidence to put him under pressure. Yes, you need to put the challenge out there. Nobody is challenging them. ना? Yes. आप चैलेंज कर नहीं रहे। जब आप तक हाफिज साहब, जब आपको कोई एंकर आके आपको चैलेंज करेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं सही भी हूँ कि नहीं सही। जब आप परफॉर्मेंस करी जा रहे हो, दूसरा आके फंबलिंग करता रहे, फंबलिंग भी होता है, एक लफ्ज इंग्लिश का नया, ममलिंग भी होता है। ठीक है, फंबलिंग और ममलिंग दोनों करते रहे तो फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। आप बड़े कॉन्फिडेंस होके बैठेंगे कि जी नहीं नहीं नहीं, ही इज नॉट इन माय क्लास। उनको पता है, रिजवान को पता है। साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, 2 ऐसे प्लेयर हैं। जो हारिस था विकेट कीपर बैट्समैन, उसको जब आप ऊपर खिलाया, उसने आके थोड़ा सा एविडेंस दिखाया। फिर वहाँ पे मैनेजमेंट का काम आता है कि डिसीजन करना। जब आप फिर नहीं डिसीजन करते तो फिर यू नो, रिजवान का कोई कसूर नहीं है, बाबर का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे बैठ के इधर 2 घंटे भी हम बात कर लेंगे। पीपल हु मेक डिसीजंस, दे हैव टू डिसाइड कि दोनों को खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में कौन से बैट्समैन को खिलाना है, आजम को खिलाना है, इफ्तिखार को खिलाना है, हमने किस तरह चलना है। अब कराची किंग्स की अगर हम कल की बात करें तो नवाज को 5वें नंबर पे खिलाया गया। डू यू थिंक सो पीएसएल के मैचों में नवाज इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट बैट्समैन है। डू यू थिंक सो नंबर 5 पे वो सूटेबल है? बिल्कुल भी नहीं, बताएं आप मुझे। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो ना पिंचिंग हिटिंग पे भेजना हो। आपकी मैच के अंदर आपने जब तक लोगों के रोल क्लियर नहीं होंगे, आप टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते सर। आपको टीम बनाने के लिए लड़कों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मुश्ताक साहब, आपने 2 ओवर पावर प्ले में करने हैं, 2 ओवर आपने मिडिल में करने हैं। मेंटली तैयार हो जाओ, ताकि मैं नए बॉल पकड़ के फिर नेट में प्रैक्टिस करूंगा। जी मेरा 2 ओवर मैंने पहले शुरू में मैंने करने हैं। मैं 2 ओवर का फेलियर फिर मुझे होगा, फिर मैं जब ड्रॉप होऊंगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये चीजें क्लियर नहीं की जाती। कम्युनिकेशन जो हम बार बार इस जोर के जोड़ में बताते हैं, दे पीपल आर नॉट मेकिंग ए कम्युनिकेशन। शान की दफा कम्युनिकेशन हुई, मैंने बताया आपको। मोहम्मद वसीम को क्रेडिट गया, उसने 3 महीने पहले शोर डालना शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड कप में हम आपको लेके जाएंगे, मगर 4थे नंबर पे लेके जाएंगे, ऊपर आपकी जगह नहीं बनती। आप मुझे बताएं, उसने जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 नंबर पे खेला। आपने साहबजादा फरहान को 6 पे 5 पे खिलाना है, आपने उसको डोमेस्टिक में खिलाया ताकि उसको पता चले कि कैन ही बी केपेबल। आप जाके उधर जाके ब्लंडर मारते हैं और जाके आप खिलाते हैं ऐसे बंदों को। जो ओपनर है उसको 5वें नंबर पे, क्या एविडेंस है आपके पास कि वो 5वें नंबर पे जाके सूटेबल है भी कि नहीं? एग्जैक्टली। और वो पिछले 3 साल से जो है वो एज ओपनर परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और उसके बाद आप उसको 5वें नंबर पे खिला देंगे। यानी आप तो खुद ही एक लड़के को फ्लॉप करवा रहे हैं। आप खुद ही उस लड़के की जगह एक नए अपकमिंग टैलेंट को, यू नो, दिस इज द क्वेश्चन वी शुड रेज, नॉट बाबर और रिजवान का चक्कर नहीं है। भाई साहबजादा फरहान के नो थैंक यू। ये कोई गोरा कोई ऐसा होता है ना, जैसे टीम डेविड ने कहा 3 मैच नहीं खेलने मैंने, क्योंकि बंदों को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ। यहाँ पे बेचारे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी का मैं पाकिस्तान से खेल लूं, एक मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, हो सकता है मैं प्रूव कर दूं, हो सकता है मैं 20-25 रन कर लूं, मैं पक्की जगह बना लूं, मैं भी पाकिस्तान से खेल लूं। ये उनकी फीलिंग बुरी नहीं है, पर फीलिंग आपने टीम को नई कॉम्बिनेशन बनता है इस तरह, हाफिज साहब नहीं बनता इस तरह, कभी भी नहीं बन सकता। आपने जब तक लोगों को सेटल डाउन नहीं होने देंगे और उनके नंबर पे सेटल डाउन नहीं होने देंगे, तब तक पीपल विल नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हम बार बार करते हैं एज ए क्रिकेटर, और आपको भी पता है, ये बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, दे आर गुड पीपल, गुड क्रिकेटर्स, पर आप वो सेल्फिश इसलिए खेलते हैं कि उनको पता है कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें खिलाएंगे नहीं। अब वो जो खिलाने वाले हैं, जो मेरे जैसे लोग बैठे हैं, उनको चाहिए कि उनको बताएं कि जी आप 4 पे खेलना है। शान मसूद साहब 3 महीने पहले 4 पे खेलना है जी, वो क्या कहेगा? यस और नो, यस और नो। फिर किधर जाएगा? डोमेस्टिक क्रिकेट में। फिर मैं उसको कहूंगा
कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करके दो, हाँ। देन वी कैन, ये साफ कहना पड़ेगा उसको, वी आर नॉट गिविंग यू गारंटी के 4 नंबर पे तुम्हें खिलाएंगे, पर यू हैव टू परफॉर्म। साहबजादा साहब, आपकी जगह बनी, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन पे स्कोर किया, हमारे पास ओपन में बाबर और रिजवान है, वो नहीं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, आप 6 नंबर पे जाके स्कोर कर सकते हैं। वो कहेगा लेट मी प्ले नंबर 6, 3 मैच 4 मैच एक सीजन देख लें, अगर वो स्कोर कर गया डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको ला दें, सिंपल सी बात। अच्छा, एक और और बड़ी रिमेंबर कि शान मसूद का स्टेटमेंट भी ये आया था कि मुझे जिस नंबर पे खिलाना है खिला दें, बट मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो फिर ये जज्बा हुआ। मुझे फिर से देखें, मेरी बात सुनो, लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट वर्ड्स, बट दिस इज नॉट राइट थिंग्स दो। यू नो, मैं कल कहता हूं कि मैं अभी पाकिस्तान खेल लूंगा दोबारा, तो मैं कहता जज्बा बहुत है, मुश्ताक है, मैं खेल सकता है, पर मैं नहीं खेल सकता ना, अब मेरा टाइम इज ओवर। बट मुशी भाई, एक जगह हम केएल राहुल को देख के अप्रिशिएट करते हैं कि फ्लोटर्स, दिस इज इन मॉडर्न क्रिकेट वी स्पीक अबाउट फ्लोटर्स, अ प्लेयर शुड बी अ फ्लोटर एंड ही शुड डिलीवर एट एनी रिक्वायर्ड स्पॉट फॉर द टीम, मगर यहाँ पे फिर हम फ्लोटर्स क्यों है? यू नो व्हाई? He keeps also, वो विकेट कीपर भी है, तो विकेट कीपर बैट्समैन के पास उसकी टेक्निक भी तगड़ी है, ओपन पे करा लो, 6 नंबर पे खिला लो, जहाँ पे स्पिनर को वो तगड़ा खेलता है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कई दफा क्यों नहीं मैं रिजवान के ऊपर चांस लेता कि जब स्पिनिंग टर्निंग पिचे हो, सुई भी मार लेता है, निकल के भी खेल लेता है, कट भी मार लेता है, सिंगल डबल भी कर लेता है। मैं अगर डिसीजन मेकर हूँ तो मैं कहूँ इस कंडीशन में, इस पिचों के ऊपर रिजवान तुझे मुझे 4 पे खिलाना है। अगर वो रिजवान कहेगा मैंने ओपन पे नहीं जाना, मैंने ओपन नहीं छोड़नी, तो फिर मेरा डिसीजन है कि आई हैव टू मेक अ डिसीजन, वो मेरे, फिर दिस इज माय कप ऑफ टी ना, फिर मेरा ये चाय का कप है, मैं इसको जिस तरह मर्जी बनाऊं पे। ये आपने, ये चीजें कम्युनिकेशन से हल होती हैं और लोगों को बताना पड़ता है। अब देखो ना, शान कह रहा है, फखर जमान कह रहा है, साहबजादा फरहान कह रहा है, इफ्तिखार कह रहा है कि मैं हम जिधर खिलाएंगे खेल लेंगे। बहुत अच्छी बात है अपने मुल्क के बारे में सोचना। क्या मैं ये केपेबल भी हूं कि मैं उधर जाके सूदमंद भी हूं कि नहीं, इफेक्टिव भी हूं कि नहीं, किस तरह मैं अपने खेलने के चक्कर में ये बात कर रहा हूं। फिर जो बात जो करने वाले हैं ये उनका कसूर है, उनको चाहिए ये बात। बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक साहब, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो एक बहुत ज़्यादा जोर नज़र आता है कि मैनेजमेंट के ऊपर। एक दौर पाकिस्तान में आया कि उमर अकमल टेस्ट मैच में ज़्यादा तेज़ खेलते हैं, इनको ड्रॉप कर दिया जाए। एक वक्त पाकिस्तान में आया कि उस्मान सलाहुद्दीन टेस्ट मैच में ज़रा आहिस्ता खेलते हैं, इनको भी ड्रॉप कर दिया जाए। एक वक्त पाकिस्तान में आया जब ये रिजवान की ओपनिंग पेयर बनाया गया T20 में, कि ऊपर से स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब मिडल ऑर्डर हमारा फंसा हुआ, बजाय इसके कि हम उन प्लेयर्स को डेवलप करें जो नंबर 4, 5, 6 पर आकर उनका सहारा बने और उनकी बनाई हुई बुनियाद को आगे लेकर चलें, हम ऊपर को छेड़कर नीचे को तैयार करने के बजाय जो सेट हैं उनको छेड़ रहे हैं। आपने, चलो है तो टाइम डिफरेंट है, मॉडर्न क्रिकेट तो नहीं खेली हमने। मुझे ये बताएं, लेट मी टेक यू गाइस बैक। ओके, सईद अनवर, आमिर सुहेल, तगड़ी ओपन जोड़ी थी। यू गाइस स्टिल लाइक दैट? यस। बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे इजाज़ अहमद, नंबर 4 पे इंजमाम उल हक, नंबर 5 पे सलीम मलिक या कोई भी XYZ। आपके पूरे सेटल डाउन थे। सईद अनवर साहब जाके खुला खेलते थे, जाके मारते थे, 4 मैचों में 400 भी कर देते थे, 4 0 भी कर देते थे। ठीक है, उस वक्त के लोगों को ये पता था ये कम्बिनेशन है, इसको ड्रॉप नहीं होने दिया जाएगा। जो प्लेयर पावर की बात करते थे, उस वक्त कप्तान स्टैंड करता था अपने लड़कों के लिए, लड़ता था कि मैं इसको नहीं ड्रॉप होने दूंगा। इसने 3 0 किए, पिछली सीरीज में जो 300 कर गए उसको भूल गए आप। यहाँ पे फिर कप्तान का रोल आ जाता है, मैनेजर का, कोच का रोल आ जाता है। फिर आप इंजमाम जाके अगर 30 बॉलें रोक भी लेता है और पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहा है इजाज भाई के साथ, और फिर वो ले लेते हैं। वो उस वक्त की मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक मैथमेटिकली हम बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते थे। मॉडर्न क्रिकेट तो नहीं थी, मगर हम क्रिकेट तगड़ी खेलते थे, प्लान्स के साथ खेलते थे। आज के दौर में जो हम बार बार कह रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, आजम खान को आप लेके गए, ठीक है, आजम खान को अगर 2 मैचों के बाद आपने ड्रॉप करना है तो फिर क्या फ़ायदा उसको लेके जाने का। वो साके इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्कोर कर जाता है, वो जाके बड़ी बड़ी दुनिया की टीमों में जाके तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ मैच के छक्के मार देता है। वो क्यों, क्या वजह है इसकी? कभी सोचा हमने बैठ के? क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं अगर हाफिज साहब आपको कहूं कि निकल के तुम्हारी आउट ना हुई तो मैं डर गया। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। इज इट अ गुड मैसेज? डोंट गेट स्टंप, बट यू हैव टू हिट, निकल के मारना है, निकल के मारना है। ये मैसेजेस नहीं जाते, प्लेयर बच्चे होते हैं, उनको जब आप क्लियर करते हैं ना, देखो आजम 5 मैच खेलोगे, 2 तुम अकेले 30-30, 35-35 चाहिए 15 बॉलों पे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम हिम एंड शो यू डूइंग वेरी गुड कीपिंग, यू आर वेरी गुड प्लेयर। 5 मैचों में 2 तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, 3 फेलियर होगा, मैं आई विल टेक केयर ऑफ योर फेलियर्स। देखता हूं आजम खान किस तरह नहीं परफॉर्मेंस करता। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करना टीम मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी काम है। टीम मैनेजमेंट से ज्यादा जो हेड
ऑफ टीम मैनेजमेंट, आई वुड से कप्तान होता है और कप्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट हमने कहा था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे, बट क्या करें, वो ड्राइव हो जाता है उस तरफ। कराची किंग्स कब सीखेगी खेलना, कब जीतना सीखेगी? यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो कराची किंग्स को वोट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मगर what is wrong with Karachi Kings? On paper they look so settled, but on the field they are always unsettled. अब मुझे भाई कराची के हालात ख़राब हैं, कब सही होंगे? नहीं नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका जवाब सुने। जिस तरह इस क्राउड में, इस शो में प्लांटेड लोग आए हैं, वहाँ पे भी प्लांटेड लोग ही हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, बिकॉज हम एक चीज़ भूल गए थे और जैसे ही हमने कराची का नाम लिया, कल डगआउट पे एक बहुत अच्छा जेस्चर था कि डगआउट पे नवीद रशीद साहब का एक उन्होंने कटआउट बना के लगाया हुआ था, एंड ऑब्वियसली हिज प्रेजेंस वाज मिस्ड। 2 लोग इस पाकिस्तान सुपर लीग के सफ़र में हमने खोए हैं, एक आलमगीर तरीन साहब और एक नवीद रशीद साहब। मेरा ख्याल से कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है उनकी और उनको याद करना ज़रूरी है। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रेज़ किया है। कल भी हम थोड़ा मिस आउट कर गए। नवीद को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता, अल्लाह उसकी जन्नत में उसको आला दर्जे से आला मकाम अता फरमाए और उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। लवली मैन, वेरी वेरी काइंड मैन। और कराची किंग्स के साथ जितनी लॉयल्टी के साथ उन्होंने काम किया था किसी और ने नहीं किया, मैंने देखा है उनको पर्सनली। मैं 1 साल कराची के साथ भी रहा हूँ। वेरी सिंसियर टू कराची किंग्स, और कराची की एक एक चीज़ को ऑन करते थे। अरे सब सच ए लवली हम्बल गाय, सो वी मिस हिम। अल्लाह उसको, मैंने कहा ना, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। सेम आलमगीर साहब, मैंने ऐसा हम्बल आदमी वो अपनी ज़िंदगी में, जितना अल्लाह ने उनको अता किया था ना, जितना उनके पास दुनिया का माल था, उतने ही हम्बल है। मुझे याद है कराची में जब वो, आपको पता सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है वहाँ पे PSL में, तो हम बस में बैठे हुए थे, मैं और एंडी एक जगह पे बैठे हुए थे, तो आलमगीर साहब ना बस में बैठने लगे कोच में आके, तो जो सिक्योरिटी वाला था ना वो नहीं जानता था, तो उन्होंने उसकी जीन्स उनकी देखी और कपड़े देखे, तो उसने उन्होंने हाथ पकड़ के आलमगीर साहब का नीचे उतारा, और हैदर भी बैठे हुए थे, तो हाथ पकड़ के कह रहे थे, आप कौन है, क्या आप बस में क्या कर रहे हैं आप? अब वो आलमगीर साहब को कह रहा है पकड़ के, इधर से हैदर एकदम उठा, आंडी ने भी कहा कि एक्सक्यूज मी ही इज़ द टीम ओनर। तो आगे से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नो लेट हिम डू हिज जॉब, और उसको कहता है भाई आपका काम है, ये आपने रोका, बहुत अच्छा किया, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये मेरा कार्ड है, इसके ऊपर मेरी तस्वीर है, मैं टीम का ऑनर हूँ, कैन आई गो इनसाइड? बड़े प्यार से, आई मीन ये कितनी अच्छी बात। मतलब वही है ना, इंसान चले जाते हैं, यही वो अच्छी बातें होती हैं आपको, जो आपको आपकी प्रेजेंस वहीं दिखाती हैं और वहीं रहती है वो प्रेजेंस। और वो प्रेजेंस जब जब PSL आया करेगा तब जो है इनकी कमी ज़रूर महसूस होगी, बिकॉज़ ये लोग बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेंबर थे पाकिस्तान सुपर लीग में, कराची किंग्स को लेकर चलने वाले नवीद रशीद एंड मुल्तान सुल्तान्स के ओनर आलमगीर तरीन साहब। सो यस, लोग जाते रहते हैं, कहानियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, द गेम गोज़ ऑन, बट यादें आपकी रह जाती हैं साथ साथ। कमिंग बैक टू कराची किंग्स, ये परफॉर्मेंस, हैदर अजहर का आना, आपको इम्पैक्ट दिखा हैदर का इन द मेकिंग ऑफ दिस टीम, या फिर एकदम से होश-पोश हो गई कराची किंग्स? इट्स टू अर्ली फॉर अस टू से। Okay. पहले मैच पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, अभी थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, 3-4 मैच देखने पड़ेंगे। आई थिंक जो कल का फिगर आउट देखा ना, कल का जो कम्बिनेशन देखा, जिस तरह लड़के खेले, मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी, मतलब कोई अच्छा नहीं लगा, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं लगी, कोई क्लैरिटी नहीं लगी। जिस तरह शमसी को बहुत लेट लेके आया गया, वो जो कि पहले आते ही उसको लेके आते तो शायद डिफरेंट क्रिएट कर सकता था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं पता चली, और इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी हैदर को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में मैंने देखा है ही वर्क्स रियली हार्ड, अपना डेटा बेस के ऊपर वो बहुत काम करते हैं। तो कल मैंने थोड़ा सा फुकदान देखा है कि हो सकता है अभी फिल सिमंस को और शान तो और हैदर की तो कम्युनिकेशन केमिस्ट्री है, बहुत तगड़ी केमिस्ट्री है, बट आई थिंक फिल सिमंस को देखना पड़ेगा कि फिल सिमंस किस तरीके से या किस माइंडसेट से उनको लेके चलते हैं।
ये 1 2 3 मैचों के बाद ना हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, एक नया सेटअप, एक नया रीबिल्ड, एक एक मैच जो है वो सारी टीम्स का हो चुका है। आज से जो है वो राउंड 2 शुरू हो जाएगा। दूसरा मुकाबला यानी लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लाहौर में खेला जाएगा ये मुकाबला। वक्त यहाँ पे हमारे शो का खत्म हो गया है, मगर जब हम 5 बजे जोर का जोड़ में फिर से आपके साथ ज्वाइन इन करेंगे, सो आज जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से डिस्कशन होगी और ऑब्वियसली प्रेडिक्शन के हवाले से भी बात होगी। विद दैट इजाजत दीजिए सवेरा और हाफिज को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।